वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। ग्रीटिंग्स एवरीवन। इस सीरीज में हम लोग यूपीपीएससी मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं और ये इस सीरीज का 11th लेक्चर है। यह वीडियो आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज चैनल पर देख रहे हैं और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसको कि आप ज्वाइन कर लीजिए। इसमें आपको सभी जो है अपडेट्स जो है वो दे दिए जाते हैं। इसके तो यूपीपीएससी मेंस 2024 के लिए हमारे संस्थान द्वारा कई सारे जो है टेस्ट सीरीज चलाए जा रहे हैं जिसको कि आप ज्वाइन करके अपनी तैयारी को जो है और ज़्यादा बेहतर जो है वो कर सकते हैं। और किसी भी अन्य इंक्वायरी के लिए या फिर किसी भी क्वेरी के लिए जो है आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर को जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम आज के क्वेश्चंस को शुरू करते हैं और हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो है पेपर नंबर 1 से और क्वेश्चन है डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ कंडक्टिंग कास्ट सेंसस इन इंडिया, आल्सो व्हाट आर द चैलेंजेस एसोसिएटेड विद इट। भारत में जाति जनगणना कराने के महत्व पर चर्चा करें, इसके अलावा इससे जुड़ी चुनौतियां क्या हैं। तो सबसे पहले हम एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देंगे कि जो कास्ट बेस्ड सेंसस जो है वो होता क्या है। तो जब हम जनगणना के दौरान जब हम जाति आधारित आंकड़े एकत्रित करते हैं तो उसे ही जो है कास्ट बेस्ड सेंसस जो है वो कहा जाता है। ये हमारी जो है कई प्रकार से जो है हमें अब हमारे जो सोशल स्ट्रक्चर है उसको समझने में बहुत ही ज़्यादा जो है वो मदद करता है। ये जाति समूह के वितरण, उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति, शैक्षिक स्थिति, व्यवसाय और अन्य संबंधित कारकों पर जानकारी प्राप्त करने में जो है वो मदद करता है। ठीक है, तो जब हम कास्ट सेंसस करते हैं तो हम लोग कास्ट से जो है कई प्रकार के जो है डेटा इकट्ठा करते हैं कि उनमें जो है क्रिटिकल कास्ट की जो है शैक्षिक योग्यता क्या है, उनके जो है शैक्षिक स्थिति क्या है, वो कौन से व्यवसाय में जो है ज़्यादा जो है वो व्यवसाय में जो है वो लिप्त हैं या फिर जो है उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति कैसी है। तो ये सभी आंकड़े जो है हमें प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो लास्ट कास्ट सेंसस की अगर हम बात करें तो वो 1931 में हुआ था और उसके बाद जो है अब जो है अभी जो है कुछ दिन पहले ही जो है हम जो है कास्ट सेंसस की जो है यहाँ पे कंडक्ट करने की बात कही गई है। तो इससे क्या क्या फ़ायदे होंगे, इसके जो है क्या क्या सिग्निफिकेंस है, अब हम उसमें नज़र डाल लेंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो ये हमारे जो है सामाजिक आर्थिक असमानता को जो संबोधित करने में या फिर चिन्हित करने में जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो मदद करेगा। तो ये जहाँ यहाँ पे जो है अगर हम भारत में देखें तो अभी भी जो है कास्ट की बेसिस पे जो है बहुत ही ज़्यादा जो है डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है और क्या कई रीजन में जो है जो पिछड़े रीजन जो है वहाँ पर तो जो है स्थिति जो है वो और भी ज़्यादा खराब है। तो यहाँ पर जो है कास्ट सेंसस हमें जो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ जो हैं उनको जो है चिन्हित करने में, उनको पहचानने में जो है वो मदद करेगा और उनको जो है तभी जो है हम लोग और ज़्यादा जो है पॉलिसी सपोर्ट जो है वो दे सकते हैं। इसी ये जो है ये हमें एक्यूरेट डेटा प्रदान करेगा जिससे कि जो है गवर्नमेंट द्वारा जो है जो मार्जिनलाइज सेक्शन जो है उनके लिए जो है बेहतर स्कीम्स जो हैं उसको जो है यहाँ पे उसका जो बेहतर स्कीम्स के जो बेहतर योजनाएं जो है बनाई जा सकती हैं ताकि जो है इन जो डिसएडवांटेज ग्रुप्स जो है इनका जो है अपलिफ्ट किया जा सके। नेक्स्ट हम देखते हैं कि फेयर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों का जो है उचित आवंटन करने में भी मदद मिलेगी। यहाँ पे जो है अगर हमारे पास अगर कोई एक्यूरेट नंबर्स ही नहीं होंगे, ठीक है, एक्यूरेट नंबर्स ही नहीं है तो हम लोग जो है जो न्याय संगत तरीके से जो है हम लोग जो है जो पब्लिक रिसोर्सेज जो है उसको एलोकेट करने में एलोकेट करने में जो है बहुत ज़्यादा जो है दिक्कतें आती हैं। तो यहाँ पर जो है कास्ट सेंसस जो है ये हमें जो है इंसाइट देगा कि किसी भी कास्ट ग्रुप की जो है क्या पॉपुलेशन साइज है, ठीक है, उनकी लिविंग कंडीशन कैसी है, उसके अकॉर्डिंग जो है हम उनको 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 जो है संसाधन उनको जो है एलोकेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है उनके लिए जो है कई प्रकार के संसाधन जैसे कि एजुकेशन है, हेल्थ केयर है, एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स किस तरीके से उन्हें देने हैं, तो ये सब जो है हमें कास्ट सेंसस के बेसिस पे हम लोग ये तय कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो सकारात्मक कार्यवाही नीतियों का जो है मूल्यांकन करना। तो यहाँ पर जो है रिजर्वेशन के ज़रिए जो है ये सुनिश्चित किया जाता है कि जितनी भी जो बैकवर्ड क्लासेस हैं, ओबीसी हैं, शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब्स हैं, मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ हैं, माइनॉरिटीज़ हैं, तो उनको जो है इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कराई जाए। लेकिन ठीक है, लेकिन जो है यहाँ पर ये जो है
ये अ ये किस प्रकार से जो है कार्य कर रही हैं, ये कार्य कर भी रही हैं कि नहीं, इसको जो है मॉनिटर करना जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो ज़रूरी है। तो प्रॉपर रिज़र्वेशन के लिए जो है ज़रूरी है कि हमारे पास जो है कास्ट बेस्ड सेंसस जो है वो हो, ठीक है? तो यहाँ पर जो है कास्ट सेंसस जो है ये पॉलिसीज़ जितनी भी जो हैं अभी तक जो भी पॉलिसीज़ बनाई हैं रिज़र्वेशन दिया गया है, तो उसको हमें देख मॉनिटर करने में मदद मिलेगा कि ये जो रिज़र्वेशन अभी तक दिया है, ये कितना कारगर जो है वो साबित हुआ है। और यहाँ पर जो है क्या-क्या जो है हमें इम्प्रूवमेंट और एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत है। इसके बाद अगर हम देखें तो एड्रेसिंग इंट्रा ग्रुप इनइक्वालिटीज़, ठीक है? तो अगर हम कोई भी कैटेगरी है तो उसके अंदर कई सारे जो है कास्ट जो है आती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पर अगर हम देखें तो अदर बैकवर्ड क्लासेस के अंदर का जो है कई सारी कास्ट को जो है रखा गया है। लेकिन इसमें भी जो है कुछ कास्ट जो हैं वो जो है वो वो जो है बेहतर परफ़ॉर्म कर रहे हैं अन्य कास्ट के कंपैरिज़न में। तो ये हमें वो चिन्हित करने में मदद करेगा और जो भी मार्जिनलाइज़ कम्युनिटीज़ हैं, उनको जो है उनके अपलिफ्टमेंट के लिए जो है और ज़्यादा हम लोग बेहतर जो है पॉलिसी जो है वो डिवाइस कर सकते हैं, ठीक है? तो ये इससे जो है इंट्रा ग्रुप इनइक्वालिटीज़ जो है उसको भी कम करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। इसके बाद हम देखते हैं टू फुलफिल कॉन्स्टिट्यूशनल पर्पस अंतर समूह संवैधानिक उद्देश्य की जो है पूर्ति हेतु के लिए भी जो कास्ट सेंसस जो है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये सपोर्ट करता है कि हम लोग जो भी सोसाइटी के जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उनको आइडेंटिफाई करें और उनके लिए जो है उनको अपलिफ्टमेंट के लिए जो है वो कार्य करें। जैसा कि आर्टिकल 340 में दिया हुआ है कि ये जो है ये सरकार को जो है सशक्त करता है कि वो जो है एक ऐसे कमीशन का जो है निर्माण करें, अपॉइंट करें, जिससे कि जो है यहाँ पे सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस जो है उनके ग्रुप को जो है पहचान सके, ठीक है? तो ये कास्ट सेंसस जो है ये इस जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट जो है इसको पूरा करता है। इसके बाद हम देखते हैं अंडरस्टैंडिंग द फंक्शनिंग ऑफ लेबर मार्केट, ठीक है? श्रम बाजार की कार्य प्रणाली को समझने में भी बहुत ज़्यादा मदद करेगी क्योंकि यहाँ पे जो है इंडिया में अगर हम देखें तो यहाँ पे कास्ट को जो है उसके ऑक्यूपेशन से जो है पहचाना जाता है। तो यहाँ पर जो है यहाँ पे ये ऑक्यूपेशन और कास्ट का जो लिंक है इसको समझकर, ठीक है, कास्ट सेंसस के द्वारा जो है हम यहाँ पे डेटा इकट्ठा करेंगे और इसको समझकर जो है हम अपने पूरे लेबर मार्केट को जो है यहाँ पे समझ सकते हैं। तो इससे जो है यहाँ पे कई सारे तरीके से जो है यहाँ पे जो कास्ट है ये हमारी जो है क्वालिटी जॉब्स पर जो है कितने लोगों की जो हिस्सेदारी रहेगी, कौन-कौन जो है क्वालिटी जॉब्स के लिए जो है क्वालिटी जॉब्स में कौन से कास्ट जो है उनका ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन है, ये सब हमें समझने में ज़्यादा मदद मिलेगी। जिससे कि जो है यहाँ पर हम जो है बेटर ऑक्यूपेशनल चॉइसेस लोगों को जो है वो उपलब्ध करा सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं टारगेटेड वेलफेयर स्कीम, लक्षित कल्याणकारी योजनाएं बनाने में जो है बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। अभी तक जो है सेंसस में जो है केवल जो है शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के ही जो है आंकड़ों को जो है यहाँ पे शामिल किया जा रहा था। लेकिन अब जो है कास्ट सेंसस के ज़रिए जो है ओबीसी में शामिल जो जाति हैं उनकी भी जनगणना जो है वो की जाएगी और इससे जो है यहाँ पर जो है हाँ, इससे जो है यहाँ पे ओबीसी की जनगणना के कारण जो है यहाँ पे सरकारी स्कीम्स और प्रयासों से सभी को जो है भागीदारी तरीके से सभी की जो है हमारे जो देश के जो संसाधन है उसपे जो है इक्वल भागीदारी जो है वो सुनिश्चित की जा सकेगी। तो कास्ट सेंसस जो है उससे हमें ये पता लगाया जा सकता है कि कौन से कास्ट जो हैं वो शिक्षा के क्षेत्र में, कौन से कास्ट जो हैं वो हेल्थ केयर के क्षेत्र में जो है सबसे ज़्यादा जो है वो वंचित रहे हैं। जिससे कि स्कीम्स को जो है और ज़्यादा प्रभावी जो है वो किया जा सकता है, ठीक है? इसके बाद हम देखते हैं कि डेटा ड्रिवन पॉलिसी मेकिंग है, यहाँ पे हमारे पास जो है पूरा जो है यहाँ पे एक डेटा होगा जिसके कारण जिसके अनुसार ही जो है हम लोग जो है यहाँ पे पॉलिसी का जो है निर्माण कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है कॉम्प्रिहेंसिव डेटा जो है यहाँ पे सरकार को जो है इन्फॉर्म्ड पॉलिसी मेकिंग में जो है और ज़्यादा मदद करेगा जिससे कि हम लोग जो है यहाँ पे
सोशल जस्टिस को जो है यहाँ पर स्थापित कर सकते हैं। जो भी वंचित क्लास है उसको रिजर्वेशन जो है वो उपलब्ध करा सकते हैं, ताकि जो है उनका जो है और ज़्यादा जो है अपलिफ्टमेंट किया जा सके। तो हम लोग यहाँ पे करेक्टिव मेजर्स के प्रति जो है वो कार्य कर सकते हैं। तो कास्ट सेंसस जो है उन समुदायों को पहचानने में मदद करेगा जो ऐतिहासिक रूप से, जो हिस्टोरिकल रूप से जो है ना बहुत ज़्यादा हाशिए पर हैं। ये सोशल इनइक्वालिटी और जो है यहाँ पर ये सोशल इनइक्वालिटी जो हमारे समाज में है उसको जो है उजागर करेगा, जिससे कि जो है कई सारी समस्याओं को एड्रेस किया जा सकता है। जैसे कि अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो अगर किसी समुदाय जो है वो शिक्षा के क्षेत्र में जो है या शिक्षा के क्षेत्र में या फिर जो है इनकम जो है, इनकम का स्तर जिनका जो है वो बहुत ही कम है, तो उनके लिए जो है वहाँ पे कदम उठाने में मदद करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मंडल कमीशन जो है 1980 में जो 1980 में जिसका कि अपॉइंट किया गया था, तो उसने ये कहा था कि ओबीसी का जो है यहाँ पे 52% जो है, ठीक है, ओबीसी की पॉपुलेशन को उसने जो है 52% जो है माना था, लेकिन ये जो है ये पुराने डेटा पे जो है आधारित है। तो इसके आंकड़े जो है हमारे जो रिजर्वेशन की रिजर्वेशन की लिमिट और जो है उसके वितरण की ओर जो है को जो है और ज़्यादा जो है पारदर्शी जो है वो बना सकते हैं। तो कास्ट सेंसस डेटा जो है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे जो हमारी सोसाइटी में जो इनइक्वालिटीज़ हैं या फिर जो है जो हमारे जो मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है उनके अपलिफ्टमेंट के लिए। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर अगर एक सर्वे देखें, ठीक है, ऑल इंडिया डेब्ट एंड इन्वेस्टमेंट सर्वे, ठीक है, अ, ये जो है सर्वे हुआ था 2019 में और इसने कहा था कि जो 45% टोटल नेशनल वेल्थ है, हमारे देश की जो टोटल नेशनल वेल्थ है 45% हिस्सेदारी उसमें जो है वो अपर कास्ट की है। ठीक है, और 40% जो है वो ओबीसी क्लास की है, 10% जो है वो इससे शेड्यूल कास्ट के पास है और 5% जो है वो शेड्यूल ट्राइब्स के पास है। तो यहाँ पर जो है इस प्रकार से अगर हमारे पास आंकड़े अगर हमारे हमारे पास होंगे, तो हमें जो है यहाँ पर जो भी जो इनकी आय जो है बहुत ही कम है, उनको जो है अपलिफ्ट करने में बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगा। तो कास्ट सेंसस जो है हमें इस तरीके से जो है यहाँ पे लोगों के अपलिफ्टमेंट के लिए जो है काफ़ी मददगार साबित हो सकता है। तो इसमें लेकिन कई सारी जो है चुनौतियाँ भी हमें देखने को मिलती हैं अगर हम कास्ट सेंसस को कंडक्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि मानव जाति सूची की जो है वो अनुपलब्धता है। तो यहाँ पे अगर जो यहाँ पर जो है कास्ट सेंसस में तो उन जातियों और समुदायों को जो है सूचीबद्ध करना होगा कि जो कि जिनकी की जनगणना करनी है। ठीक है, तो हमें यही नहीं पता कि कास्ट कौन कौन सी कास्ट की जो है जनगणना करनी है, तो फिर उसके लिए जो है ये हम लोग जो है ये पूरा जो प्रोसेस जो है ये बहुत ज़्यादा जो है टायरसम हो जाएगा। लेकिन जब यहाँ पर जो है ऐसी कोई भी लिस्ट जो है इंडिया में जो है वो कोई भी उपलब्ध नहीं है। 2011 का जो सेंसस हुआ था, ठीक है, जो लास्ट सेंसस था उसमें सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस में जो है यहाँ पे देखा गया था कि 46 लाख से अधिक जो है विभिन्न जातियां जो है दिखाई गई थी। और जो है फिलहाल में जो है अगर हम देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई जो कास्ट लिस्ट है उसके अलावा कोई भी और हमारे पास जो है कोई भी और जो है हमारे पास कोई भी कह सकते हैं कि हमारे पास कोई भी और लिस्ट नहीं है, इलाबोरेटेड लिस्ट जो है वो मौजूद नहीं है, जिसके बेसिस पे हम लोग जो है कास्ट सेंसस को जो है यहाँ पे कंडक्ट कर सकें। अभी जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो हमारे पास जो लिस्ट है, सॉरी, जो हमारे पास जो लिस्ट है वो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की तो कास्ट की लिस्ट है, लेकिन अदर बैकवर्ड क्लासेस की जो है हमारे पास कोई भी लिस्ट उपलब्ध नहीं है। तो इस प्रकार से जो है कास्ट सेंसस को कंडक्ट करने में बहुत सारी चुनौतियां हमें देखने को मिल सकती हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे कि यहाँ पे जो है कास्ट आइडेंटिटीज जो है वो और ज़्यादा जो है सॉलिडिफाई, वो और ज़्यादा जो है वो मजबूत हो सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ऐसे जो है कास्ट सेंसस के बाद जो है यहाँ पे कास्ट डिवाइड जो है वो और ज़्यादा जो है वो गहरा हो सकता है। इससे जो कास्ट कॉन्शियसनेस को जो है वो और ज़्यादा जो है बढ़ावा मिल सकता है, क्योंकि लोगों में पता चलेगा कि हमारे जो भी उनके जो कैटेगरी के जो लोग हैं उनका जो है शिक्षा का स्तर क्या है, उनका जो है हेल्थ केयर फैसिलिटी, उनका इनकम का स्तर क्या है। तो वो जो है वो आपस में जो है इकट्ठे होंगे और जो है अपनी डिमांड्स को रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है
है उससे जो है कास्ट आइडेंटिटीज जो है वो और ज़्यादा सॉलिडिफाई जो है वो हो सकती हैं। इसके बाद हम देखते हैं जातियों के वर्गीकरण में जो है वो बहुत ज़्यादा समस्या हमें देखने को मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पे जो है कई सारे जो है यहाँ पे हमने देखा है कि कई सारी कास्ट ऐसी हैं कि जो अलग-अलग प्रदेश में जो है अलग-अलग तरीके से जो है स्पेल की जाती हैं। तो उनको जो है कैटेगराइज़ किस प्रकार से करना है, इसमें काफ़ी सारी जो है समस्या देखी जा सकती है। इसी के साथ-साथ अगर हम देखें तो एक कास्ट अगर हम पर्टिकुलर कास्ट देखें, तो वो किसी प्रदेश में जो है अदर बैकवर्ड क्लासेस के अंदर आता है, लेकिन दूसरे प्रदेश के अंदर का जो है वही कास्ट जो है वो शेड्यूल कास्ट के अंदर रखी गई है। तो इसको कैटेगराइज़ करने में बहुत ज़्यादा जो है फिर समस्या आ सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें जो है मीना कम्युनिटी जो है, ठीक है? तो मीना कम्युनिटी जो है अक्सर राजस्थान में तो जो है वो एससी कैटेगरी में रखा गया है, लेकिन जो यही जो मीना कम्युनिटी है, इसको मध्य प्रदेश में जो है ओबीसी कैटेगरी में जो है वो रखा गया है। तो इसलिए जो है यहाँ पे कैटेगराइजेशन में काफ़ी सारी समस्या हमें देखने को मिल सकती हैं। इसके बाद हम देखते हैं फॉल्स रिपोर्टिंग ऑफ कास्ट, ठीक है? तो जातियों की झूठी रिपोर्टिंग, तो कई सारे लोग जो है वो अपनी जाति की जो है झूठी रिपोर्टिंग भी करते हैं। कुछ जो है जो लोअर कास्ट वाले लोग हैं वो अपने आप को जो है कई बार जो है ऊपर जाति का जो है वो बताते हैं, ताकि जो वो उनके प्रति जो डिस्क्रिमिनेशन जो हो रहा है उसको जो है वो कम किया जा सके, ठीक है? तो इसलिए और कुछ ऐसे भी जो है जाति है जो कि जो है अपने आप को ओबीसी कैटेगरी में इंक्लूड करने की डिमांड कर रही हैं, ताकि जो है उनको जो है रिजर्वेशन का फ़ायदा मिल सके, ठीक है? तो यहाँ पे जो है जो अगर जो है जातियों की अगर झूठी रिपोर्टिंग की जाएगी लोगों द्वारा, जो है अपनी जातियों के बारे में सही से जो है वो सही से जो है नहीं बताया जाएगा, तो ज़ाहिर-सी बात है पूरा कास्ट सेंसस करने का जो हमारा जो उद्देश्य है वो कहीं न कहीं पूरा कॉम्प्रोमाइज़ होगा। इसके बाद हम देखते हैं वोट बैंक पॉलिटिक्स, ठीक है? वोट बैंक की राजनीति भी जो है इससे और ज़्यादा जो है तूल पकड़ सकती है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो कई सारे जो है पॉलिटिकल पार्टीज़, जो लोकल पॉलिटिकल पार्टीज़ है, वो जाति का जो है जाति का मुद्दा लेकर जो है अपनी राजनीतिक रोटियां जो है वो सेकते हैं। उसका उसका उपयोग जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ द्वारा जो है वोट बैंक की राजनीति के लिए जो है वो किया जा सकता है। जितने भी जो क्षेत्रीय दल है और जो कास्ट बेस्ड पार्टीज़ हैं, ये उसका लाभ उठाकर जो है सोशल पोलराइजेशन, जो ध्रुवीकरण है, ठीक है, उसको बढ़ावा दे सकती हैं। इससे जो है हमारी सोशल हार्मनी डिस्टर्ब होगी और सोशल टेंशन भी जो है वो बढ़ सकती है। एग्ज़ाम्पल के तौर पर अगर हम देखें तो बिहार में जो है कास्ट सेंसस जो है कास्ट सर्वे किया गया था 2023 में। उसके बाद जो है ओबीसी, ठीक है, अदर बैकवर्ड क्लासेस और जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस हैं, उनकी जो है उनकी जो है यहाँ पे जो है आबादी जो है 63% जो है वो बताई दे गई थी, जिसको कि जो 2024 का जो इलेक्शन था, जनरल इलेक्शन था, उसमें जो है यहाँ पे प्रमुख मुद्दा जो है वो बनाया गया था, ठीक है? तो इसका जो है यहाँ पे वोट बैंक या फिर इसका जो जाति का जो राजनीतिकरण किया जा रहा है वो भी एक बहुत बड़ी समस्या जो है वो बन सकती है। इसके बाद हम देखते हैं इंट्रा कास्ट कॉन्फ्लिक्ट जो है अंतर जातीय संघर्ष जो है वो और ज़्यादा जो है वो बढ़ सकता है, ठीक है? यहाँ पे जो है जो है एक ही कास्ट के, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं एक ही जो कैटेगरी है उसके अंदर जितनी भी जो सब कास्ट हैं, उनके बीच के जो डिस्पैरिटीज़ हैं, उनके बीच के जो अंतर है, उसको जो है कास्ट सेंसस द्वारा जो है वो उजागर किया जाएगा, जिससे कि जो है इंट्रा कास्ट जो कॉन्फ्लिक्ट जो है वो और ज़्यादा जो है वो बढ़ सकती हैं, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर जो है क्योंकि अगर पता चलेगा कि कुछ जो है कास्ट जो है सब कैटेगरी कास्ट जो है उनको जो है बहुत ज़्यादा जो है फ़ायदा मिला है, और कुछ कास्ट जो है वो अभी भी बहुत ज़्यादा जो है हाशिए पर हैं, तो उनके बीच में जो है इंट्रा कास्ट कॉन्फ्लिक्ट जो है वो और ज़्यादा बढ़ने की उम्मीद हो सकती है। इसके बाद हम देखते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस। इसमें कई सारी जो है प्रशासनिक चुनौतियाँ भी देखने को मिल सकती हैं। जो डेटा कलेक्शन, डेटा प्रोसेसिंग में जो है बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पे हमें चैलेंजेस देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि हमने बात की कि सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस जो 2011 में जो है जिसको कंडक्ट किया गया था, उसमें 46 लाख जो है कास्ट को जो है यहाँ पे रिपोर्ट किया गया था। तो यहाँ पे डेटा क्लासिफिकेशन, ये इतना सारा जो है डेटा को क्लासिफाई करना, इस डेटा को जो है एनालाइज़ करना जो है इट्सेल्फ
एक बहुत ही प्रॉब्लमेटिक टास्क है। इसके बाद हम देखते हैं इसमें कई सारे जो है लीगल चैलेंजेस भी हमें देखने को मिल सकते हैं। कास्ट सेंसस जो है कुछ समुदाय जो है यहाँ पे जो है या फिर कुछ जाति जो है पॉपुलेशन की अपेक्षा से जो है वो अधिक हो सकती है। जो अभी हमने अपेक्षा की है कि उनकी उनकी पॉपुलेशन जो है पॉपुलेशन साइज कम है, लेकिन हो सकता है वो बहुत ही ज़्यादा हो। ठीक है, जिससे कि उनकी जो रिजर्वेशन लिमिट जो है उसको बढ़ाने की जो है वो मांग उठ सकती है। और तो यहाँ पर जो है जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है 50% के रिजर्वेशन पे जो है वो बार लगाया है। इंदिरा सोहनी और यूनियन ऑफ इंडिया केस जो 1992 में था उसके अंतर्गत, तो यहाँ पर जो है तो उस 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन की भी मांग उठ सकती है। जैसे कि यहाँ पर जो है बिहार में जो है कास्ट सर्वे के बाद जो है 65% रिजर्वेशन की जो है मांग उठी है। तो कई सारे जो है इसमें लीगल चैलेंजेस भी हमें देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम रोज राजकोष पर जो है वो बोझ भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो है कास्ट सेंसस को कलेक्ट करना जो है, डेटा को पूरा कलेक्ट करना, इसमें बहुत सारे जो है ह्यूमन रिसोर्स जो है इन्वॉल्व होगी। कई कई टाइम तक जो है ये जो है डेटा कलेक्शन किया जाएगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा जो है एक्सपेंसिव, पूरी जो है ये एक्सपेंसिव टास्क है, और बहुत ही ज़्यादा जो है इसमें रिसोर्सेज जो है वो बहुत ही ज़्यादा चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए जो है ये एक्सचेकर पे जो है बहुत ज़्यादा जो है बर्डन भी आएगा। प्राइवेसी इशू भी हो सकता है, गोपनीयता का मुद्दा है। ठीक है, कास्ट जो है एक तो वही बहुत ही ज़्यादा जो है सेंसिटिव मैटर है, और जो है ये यहाँ पे जो है यहाँ पे काफ़ी सारे जो है प्राइवेसी कंसर्न भी जो है वो उठ सकते हैं। क्योंकि जो है यहाँ पे जो उनकी जो जातीय जो इंफॉर्मेशन है, ठीक है, तो उसका जो है यहाँ पे मिसयूज भी जो है वो किया जा सकता है। तो जो कास्ट बेस्ड सेंसस का जो डेटा है वो किस तरीके से स्टोर किया जाता है, किस प्रकार से जो है यूज़ किया जा सकता है, किया जाता है, किस प्रकार से शेयर किया जाता है, ये जो है ये बहुत ही बड़ा जो है अहम मुद्दा बना हुआ है। तो इसमें हम आगे क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हमें जो है डेटा के दुरुपयोग से जो है वो बचाना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये इसका जो सेट पर्पस है, केवल जो है ये देखना होगा कि जो हमारा जो सेट पर्पस है वही केवल फुलफिल हो, और और किसी भी प्रकार के जो पॉलिटिकल यूज़, ठीक है, पॉलिटिकल जो है मिसयूज़ जो है वो डेटा का ना हो। ठीक है, तो ये सुनिश्चित करना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो ये हमारे समाज में जो है ध्रुवीकरण को जो है जगह मिलेगी। इसके बाद हम देख सकते हैं कि डेटा को जो है विश्लेषण करने के लिए हम लोग जो है एआई का इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि जो है हमारे तो कि ताकि ये जो इतना बड़ा जो कास्ट का जो डेटा है उसको बेहतर तरीके से जो है उसको एनालिसिस कर सकें, और इसमें जो ह्यूमन एरर है उसको जो है यहाँ पे हम लोग कम कर सकते हैं। ठीक है, पॉलिटिकल मिसयूज ऑफ डेटा को जो है कम करना होगा। इसी के साथ साथ जो है सब कैटेगराइजेशन ऑफ कास्ट, ठीक है, जाति का जो है उपवर्गीकरण करने की जरूरत है, जैसा कि रोहिणी समिति द्वारा जो है यहाँ पर जो है रिकमेंड किया गया था। ठीक है, तो ये जो कास्ट सेंसस है ये सिर्फ जो है हमारे जो है इसका हमें जो है यहाँ पर इसका जो है लाभ उठाना चाहिए, ताकि जो है हम लोग अपनी जो कंट्री है उसमें सोशल इक्वालिटी को जो है यहाँ पर हम लोग और ज़्यादा बढ़ावा दे सकें, और जितने भी जो प्राकृतिक संसाधन है उसको न्याय संगत तरीके से जो है वो एलोकेट कर सकें। So our next question is for paper number 2. A question had discussed the growing importance of India-Africa ties and examined the major challenges in strengthening this partnership. भारत अफ्रीका संबंधों के बढ़ते महत्व पर चर्चा करें और इस साझेदारी को मजबूत करने में प्रमुख चुनौतियों की जांच करें। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो भारत का और अफ्रीका के साथ जो है गहरा राजनीतिक, आर्थिक और ऐतिहासिक संबंध हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें इंडिया और अफ्रीका के रिलेशन की, तो ये हमें वैदिक काल से ही जो है हमें अच्छा देखने को मिलता है। और हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है इजिप्ट की जो फिलॉसफी इजिप्ट के जो थॉट्स थे और जो वैदिक फिलॉसफी जो थी उसमें काफ़ी हमें सिमिलैरिटी देखने को मिलती है। 8th सेंचुरी बीसी से ही हम देखते हैं कि यहाँ पे इंडिया और इजिप्ट के बीच में जो है ट्रेड रिलेशन जो है वो स्थापित हो गया था, और उसके बाद हम देखते हैं कि इंडिया और सोमालिया के बीच में भी जो है काफ़ी ज़्यादा जो है ट्रेड आपस में वो लोग करते थे। कॉटन हो गया, सिल्क हो गया, कई प्रकार के रॉ मटेरियल्स जो थे वो इंडिया और सोमालिया जो है आपस में जो है उसका ट्रेड करते थे। तो अगर हम फिलहाल की बात करें तो भारत जो है अफ्रीका का चौथा सबसे बड़ा जो है व्यापारिक साझेदार है। तो अगर हम अफ्रीका की देखें तो अफ्रीका के पास जो है नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ही ज़्यादा हैं। उसके नेचुरल रिसोर्सेज प्लस ह्यूमन रिसोर्सेज के कारण, ठीक है, और वहाँ पे जो है इसी की वजह से जो है वहाँ पे इकोनॉमिक पोटेंशियल जो है बहुत ही ज़्यादा है। इसी के कारण जो है इंडिया की फॉरेन जो पॉलिसी है और इंडिया की जो डिप्लोमेसी है उसमें
जो है अफ्रीका की जो है हमें एक खास जगह देखने को मिलती है, जो कि साउथ साउथ कॉपरेशन को भी जो है हमें दिखाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि अफ्रीका भारत के लिए जो है क्या महत्व है अफ्रीका का, तो सबसे पहले उस पर हम बात करेंगे ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट की। जैसे कि हमने बात की कि भारत जो है वो अफ्रीका का चौथा सबसे बड़ा जो है ट्रेडिंग पार्टनर है, और यहाँ पर अगर हम दोनों की ट्रेड की बात करें, तो इन लोग का जो इन दोनों के बीच का जो बायलेटरल ट्रेड है वो करीब जो है $100 बिलियन का है, और जो कि जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट फ्री ट्रेड एरिया के बाद जो है ये जो पूरा जो कोलैबोरेशन है, ये जो ट्रेड पार्टनरशिप है, इसके जो है ये और ज़्यादा जो है बढ़ने के चांसेस हैं, और ऐसा माना जा रहा है कि ये वर्ष 2030 तक जो है $200 बिलियन का जो है आपस में ट्रेड करेंगे। तो इंडिया की अगर हम बात करें, तो इंडिया ने कई सारी जगह जो है अफ्रीका में जो है इन्वेस्टमेंट भी किया है, और कई सारे जैसे क्षेत्र अगर हम बात करें, तो जैसे कि टेलीकॉम है, एनर्जी है, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है, रेलवेज, पावर, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इन सभी जगह जो है इंडिया ने काफ़ी सारा जो है वो निवेश किया हुआ है। और अगर हम बात करें कि ट्रेड की, तो यहाँ पर जो है अफ्रीका की जो है वास्ट पोटेंशियल और वास्ट पॉपुलेशन के कारण, ठीक है, यहाँ की पॉपुलेशन जो है यहाँ ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि अफ्रीका की पॉपुलेशन वर्ष 2050 तक जो है 2.5 बिलियन की हो जाएगी। तो इस वजह से जो है यहाँ पे इंडिया के लिए ये एक वास्ट मार्केट जो है वो इंडियन गुड्स एंड सर्विसेज के लिए एक वास्ट मार्केट भी जो है वो प्रोवाइड कराता है। तो इंडिया ने कई प्रकार से जो है अफ्रीका में जो है इन्वेस्टमेंट भी किया है, जैसे कि वो अफ्रीका में जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का बहुत सारा जो है इंडिया द्वारा कार्य वहाँ पे किया जा रहा है। इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा जो है वहाँ पे 206 प्रोजेक्ट जो है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो है वो बनाए जा रहे हैं, उनका निर्माण किया जा रहा है 43 अफ्रीकन कंट्रीज में। तो यहाँ पर जो है इंडिया जो है बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया है, तो इंडिया का यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है वो यहाँ पे उनका इस इंडिया का जो है इंटरेस्ट जो है वो जुड़ा हुआ है। और अभी फिलहाल में जो है 65 प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिसको कि जो है इंडिया कंसेशनल लोन्स पे जो है यहाँ पर उसका निर्माण किया जा रहा है। जैसे कि कई सारे प्रोजेक्ट्स, जैसे कि इसमें हम बात करें तो ड्रिंकिंग वाटर है, इरिगेशन है, ठीक है, इरिगेशन है, पावर प्लांट्स है, ट्रांसमिशन लाइन है, सीमेंट है, शुगर इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी पार्क, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सभी जगह जो है इंडिया ने अफ्रीका में जो है निवेश किया हुआ है। इसके बाद हम देखते हैं समुद्री सहयोग। समुद्री सहयोग भी जो है यहाँ पर इंडिया और अफ्रीका के बीच में जो है काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिलता है। और इंडिया के जो यहाँ पे अगर हम फिलहाल में देखें, तो इंडिया और अफ्रीका के बीच में जो है अभी हमें जो है लार्जेस्ट एक जॉइंट नेवल एक्सरसाइज को जो है कंडक्ट किया गया था, और जिसको कि जो जो तंजानिया के साथ जो है इंडिया ने जो है को होस्ट किया था। इससे जो है हमारी जो मैरीटाइम सिक्योरिटी जो है वो और ज़्यादा बेहतर होगी, और इसी के साथ साथ जो इंडियन ओशियन रीजन में जो पायरेसी की जो प्रॉब्लम है, उससे भी हमें निपटने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। इंडिया जो है उसका वो जो है यहाँ पर अगर हम कई सारे जो है यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया रहा है, कई सारे पोर्ट्स बनाए जा रहे हैं इंडिया के द्वारा, मॉरिशस है, सेशल्स है, मेडागास्कर में। तो ये सब जो है इंडिया के लिए जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है मैरीटाइम सिक्योरिटी के दृष्टि से। इसके बाद हम देखते हैं कि जो यहाँ पे जो कुछ जो ईस्टर्न साइड पे, जो अफ्रीकन के ईस्टर्न साइड पे कुछ जो क्रिटिकल पोर्ट्स जो हैं, उस पर उसके साथ भी जो है वो भी इंडिया के लिए जो है बहुत ही ज़्यादा जो है वो महत्वपूर्ण है। नेवल और कमर्शियल ऑपरेशन के दृष्टि से जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इंडिया अगर अफ्रीका के साथ जो है अगर पार्टनरशिप रखता है, तो उसको जो है पूरे इंडियन ओशन रीजन में जो है शांति बनाए रखने में जो है वो बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। इसके बाद हम बात करते हैं एनर्जी सिक्योरिटी, ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में अगर हम बात करें, तो यहाँ पर अफ्रीका के द्वारा इंडिया का जो टोटल जो ऑयल इंपोर्ट किया जा रहा है, उसमें अफ्रीका की हिस्सेदारी है जो है वो 15% की है, और बेसिकली इसमें से नाइजीरिया और अंगोला के द्वारा जो है काफ़ी ज़्यादा जो है हम लोग ऑयल जो है वो इंपोर्ट करते हैं। और जो है जिससे कि जो है हमारी जो इंडिया की जो एनर्जी सोर्सेज जो हैं, उसको हम लोग ने काफ़ी ज़्यादा जो है वो डाइवर्सिफाई किया है। तो हमारी जो क्रूड ऑयल जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं अफ्रीकन नेशन से, तो उससे हमारी जो डोमेस्टिक डिमांड जो है उसको पूरी की जा सकती है। इसी के साथ साथ अगर हम जो है सोलर एनर्जी के क्षेत्र में अगर हम बात करें, तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस के अंतर्गत जो है अफ्रीका में जो है इंडिया द्वारा जो है करीब जो है
$2 बिलियन का जो है कमिटमेंट किया गया है। तो इंडिया जो है वहाँ पे सोलर के क्षेत्र में, जो सोलर एनर्जी है उस क्षेत्र में भी जो है अफ्रीका में काफ़ी ज़्यादा जो है इसने निवेश जो है वो किया हुआ है। इसके बाद हम देखते हैं एक्सेस टू नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधनों तक जो है पहुंच हो सकती है अगर हम जो है अपनी पार्टनरशिप जो है अफ्रीका के साथ और ज़्यादा मजबूत करते हैं। तो अफ्रीका जो है कई तरीके से प्राकृतिक संसाधनों से जो है वो समृद्ध है, रिच है, जैसे कि ऑयल है, गैस है, ठीक है। इसके साथ साथ जो है कई सारे जो है मेटल्स हैं, गोल्ड है, आयरन ओर है, मैंगनीज, यूरेनियम, डायमंड, ये सभी जो है यहाँ पे अफ्रीका में बहुत ज़्यादा जो है वो पाया जाता है, जो कि इंडिया की जो इंडस्ट्री है उसको बूस्ट करने के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो महत्वपूर्ण हो सकती है। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे के नेचुरल रिसोर्सेज की, तो सबसे पहले अगर हम लिथियम की बात करें तो लिथियम जो है जिम्बाब्वे, ठीक है, जिम्बाब्वे और घाना में जो है वो बहुत ही ज़्यादा पाया जाता है, जो कि इंडिया की जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो हमारा एम जो रखा गया है कि जो है यहाँ पे वर्ष 2030 तक जो है 30% इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो है वो पेनिट्रेशन होगा। तो उसके लिए जो है लिथियम जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो है इम्पॉर्टेंट है। तो जिम्बाब्वे और घाना से जो है हम वो अपनी जो है सप्लाई जो है वो पूरी कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें तो रेयर अर्थ जो एलिमेंट्स होते हैं वो भी अफ्रीका जो है वो उसमें भी बहुत ही ज़्यादा जो है समृद्ध है, और जो कि हमारी जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स जो है वो हमारी हाई टेक इंडस्ट्रीज जो हैं उनके में जो है उनके प्रोडक्शन में जो है बहुत ही ज़्यादा जो है वो इस्तेमाल होती हैं। बेसिकली अगर हम बात करें तो जो है इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर और जो हमारे डिफेंस सेक्टर जो है उसमें जो है रेयर अर्थ एलिमेंट्स का बहुत ही ज़्यादा जो है वो इस्तेमाल होता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो कॉपर की बात करें तो यहाँ पे ज़ाम्बिया है, ठीक है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ जो कॉन्गो है, यहाँ पर जो है कॉपर बहुत ही ज़्यादा पाया जाता है, और कॉपर का इस्तेमाल हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में जो है बहुत ही ज़्यादा होता है। तो हम जो है अपनी एनर्जी नीड्स को भी जो है यहाँ से पूरा कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर हम देखें तो जो ठीक है, क्रिटिकल मिनरल्स जो हैं उसमें भी जो है अफ्रीका की हिस्सेदारी बहुत ही ज़्यादा है। क्रिटिकल मिनरल रिसोर्सेज में जो है अफ्रीका की हिस्सेदारी करीब 30% की है, जो कि हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल, सोलर पैनल्स और जो हमारी जो बैटरीज हैं उनके लिए जो है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिससे कि हमारे जो लो कार्बन फुटप्रिंट्स का जो हमारा जो उद्देश्य है उससे हम पूरा करने में समर्थ हो सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं मल्टीपोलर ग्लोबल ऑर्डर, बहुत ही वैश्विक व्यवस्था। तो यहाँ पर जो है अफ्रीका में टोटल जो है यहाँ हम देखें तो 54 नेशंस हैं। तो ये एक जो है यूएन की अगर हम बात करें तो यूएन में जो है लार्जेस्ट वोटिंग ब्लॉक जो है वो उसके जो लार्जेस्ट वोटिंग की हिस्सेदारी जो है वो अफ्रीका की है। और ये जो है अगर हम अफ्रीका की अगर हम बात करें तो इसमें जो है जो नैम की जो मेंबरशिप है वो भी जो है 1/2 हाफ 50% ऑफ द नैम मेंबर्स जो हैं वो भी अफ्रीकन देश के ही हैं। तो यहाँ पर जो है जो इंडिया को जो है मल्टीलेटरल या फिर हम लेटरल जो फोरम्स है उसमें जो है अफ्रीका का सहयोग पाने में जो है वो बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगी, जैसे कि G20 हो गया, यूएन है, WTO है। तो अगर हमारे उसके साथ अफ्रीका के साथ रिश्ते अच्छे होंगे तो वो हमें मल्टीलेटरल फोरम जो है वहाँ पे भी जो हमें सपोर्ट कर सकता है। जैसा कि और इसी के साथ साथ जो है ये एक जो है हम कह सकते हैं कि ये एक म्यूचुअल चीज़ है, जो क्योंकि यहाँ पे अगर हम बात करें तो इंडिया ने जो है अफ्रीकन यूनियन को जो है परमानेंट मेंबरशिप दिलाई थी G20 की, जब वो यहाँ पे इंडिया जो है G20 की अध्यक्षता कर रहा था वर्ष 2023 में, ठीक है। तो यहाँ पे इंडिया के लीडरशिप के अंदर ही जो है अफ्रीका को जो है G20 में परमानेंट जो है मेंबरशिप भी मिली थी। इसके बाद हम देखते हैं काउंटर चाइनाज इन्फ्लुएंस, चीन के प्रभाव का जो है प्रतिकार करने के उद्देश्य से भी जो है अफ्रीका बहुत ही ज़्यादा जो है यहाँ पे मजबूत कंट्री है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें तो चाइना जो है उसका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है उसका इन्फ्लुएंस कहीं ना कहीं हमें अफ्रीका में भी जो है वो देखने को मिलता है। और इंडिया अगर अपनी एंगेजमेंट अफ्रीका में जो है बढ़ाता है तो ये उसे एक
ऑल्टरनेटिव मॉडल जो है वो प्रदान करता है, तो जिससे कि जो है हम लोग यहाँ पर जो है अफ्रीका में जो है अपनी और ज़्यादा जो है वो पहुँच मजबूत कर सकते हैं। तो इंडिया ने कई प्रकार से काम किया है, जैसे कि यहाँ पे इंडिया की जो है यहाँ पे कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए जो है काम कार्य किया है, स्किल ट्रांसफर है, डेवलपमेंट कोऑपरेशन के क्षेत्र में जो है कई सारे भारत द्वारा जो है वो कार्य किया जा रहा है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ एजुकेशन के सेक्टर में जो है इंडिया अफ्रीका के लिए जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो यहाँ कई सारे जो एजुकेशन अगर हम बात करें तो जो अफ्रीका के साथ जो है इंडिया की बहुत सारी जो है एजुकेशनल टाइज जो है वो स्थापित की गई है। यहाँ पे जो अफ्रीकन यूथ है उनको एजुकेशन और ट्रेनिंग दी जाती है, तो इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग और ट्रेनिंग पे काफ़ी ज़्यादा जो है वो जो है फोकस किया जा रहा है इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन प्रोग्राम के अंतर्गत। ठीक है, इंडियन टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन के जो प्रोग्राम है उसके अंदर। तो यहाँ पे जो है टेली एजुकेशन, टेली मेडिसिन प्रोजेक्ट जो है लगाया जा रहा है, जिससे कि आपस के जो ह्यूमन जो कांटेक्ट है उसको और ज़्यादा जो है और ज़्यादा जो है मजबूत किया जा रहा है। वहाँ की जो अफ्रीका जो है उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग जो है वो और ज़्यादा जो है मजबूत की जा रही है। इसके बाद अगर हम इंडियन डायस्पोरा की देखें तो इंडिया के करीब 3 मिलियन लोग जो है वो अफ्रीका में हैं, जो कि वहाँ के पे जो है वहाँ की इकोनॉमी जो है अफ्रीका की इकोनॉमी में बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट रोल जो है वो प्ले करते हैं। इंडिया सॉफ्ट पावर के लिए भी जो है ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो अफ्रीका जो है यहाँ पे कई प्रकार के जो है अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं ये जो है यहाँ पे मौजूद हैं। ये जो है ये एक उभरता हुआ हम कह सकते हैं देश है, यहाँ की इकोनॉमी जो है बहुत ही ज़्यादा उभरती है। तो इंडिया के पास बहुत ही ज़्यादा जो है अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे उपलब्ध हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, बिजनेस के ग्रोथ के लिए, जैसे कि आईटी सेक्टर हो गया, फाइनेंशियल सर्विसेज हो गई, ठीक है, बैंकिंग सेक्टर हो गया। तो यहाँ पे इंडिया के लिए जो है वो कई सारे जो है यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं, जिससे कि जो है इंडिया वहाँ पे इन्वेस्ट करके जो है अफ्रीका की जो पावर्टी जो रेट है उसको डिक्रीज करने में मदद कर सकता है। यहाँ पे जो इंडिया को जो पूरी जो कॉन्टिनेंट है उसको उसकी ग्रोथ में जो है बहुत ज़्यादा जो है वो मदद कर सकता है। इससे इंडिया की जो सॉफ्ट पावर जो है वो और ज़्यादा जो है एनहेंस होगी। और यहाँ पे अगर हम ग्लोबल साउथ की बात करें तो इंडिया जो है एक लीडर के रूप में जो है उभरता हुआ देश दिख सकता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसमें कुछ ना कुछ चुनौतियाँ भी हैं, बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो कंपटीशन फ्रॉम ग्लोबल प्लेयर्स, तो यहाँ पे कई सारे जो हैं अफ्रीका जैसे कि हमने बात की ये एक उभरती हुई इकोनॉमी है, तो यहाँ पे कई सारे जो हैं ग्लोबल प्लेयर्स, कई सारी डिफरेंट कंट्रीज भी जो है यहाँ पे अपने अपने जो है यहाँ पर पैर जमाना चाहती हैं। तो कई प्रकार से जो है वो अफ्रीका के साथ अपने रिलेशंस को जो है और ज़्यादा बेहतर कर रही हैं, ताकि उनको भी जो है एक नई मार्केट जो है मिल सके। वहाँ पे जो है उनकी भी जो एनर्जी और जो मिनरल की जो रिक्वायरमेंट्स है उनको पूरा किया जा सके, इसके लिए जो है यहाँ पे जो है वो लोग जो है पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस जो है अफ्रीकन देश पे जो है वो और ज़्यादा जो है वो बढ़ा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। इसके बाद हम देखते हैं अफ्रीका में चीन का जो है बढ़ता प्रभाव है। तो चीन जो है कई प्रकार से जो है यहाँ पे अफ्रीका में उसने भी इन्वेस्ट किया हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में डेवलप किया हुआ है, ठीक है। वहाँ पे कई प्रकार की जो है रिसोर्सेज जो हैं उसको प्रोवाइड करा रहा है और उनके कई सारे प्रोजेक्ट्स को जो अभी है चाइना द्वारा जो है यहाँ पे फाइनेंस किया जा रहा है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ जो चाइना जो है वो सबसे बड़ा जो है यहाँ पे अफ्रीकन देश में जो है यहाँ पे सबसे बड़ी जो है इकोनॉमिक पावर के रूप में हम उसे देख सकते हैं। और उसने जो है अफ्रीका में बहुत ज़्यादा जो है वो निवेश किया हुआ है। तो इसके लिए जो है यहाँ पे जो है चाइना का जो है इन्फ्लुएंस अफ्रीका कंट्रीज पे जो है वो बहुत ही ज़्यादा है। तो ये कहीं ना कहीं जो है इंडिया के लिए जो है वो चुनौतीपूर्ण हो सकता है। तो अगर हम चाइना और अफ्रीका की बात करें तो उनके बीच का जो ट्रेड है वो करीब 220 बिलियन डॉलर का है। और इंडिया और अफ्रीका का जो बायलैटरल ट्रेड है वो करीब 100 बिलियन डॉलर्स का है। तो यहाँ पे जो है इंडिया के लिए ये एक चुनौतीपूर्ण पूरी जो है सिचुएशन है। इसके बाद हम देखते हैं भारत का अफ्रीका के साथ जो है एक सीमित व्यापार है। कुछ ही आइटम्स में जो है यहाँ पे वो लोग डील कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, जैसे कि ऑयल हो गया, गोल्ड हो गया, कुछ रॉ मटेरियल्स जो है इन्हीं के बीच में
जो है वो ट्रेड कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो है इनके जो ट्रेड जो है वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड है, जिससे कि इनका जो बायलैटरल ट्रेड जो है वो और ज़्यादा बढ़ नहीं पा रहा है। इसके बाद हम देखते हैं तो जो एरियाज़ जो हैं उसपे भी जो है बहुत ही ज़्यादा जो है लिमिटेड फ़ोकस है। बेसिकली जो इंडिया की जो इंडिया ने जो अपने ट्रेड रिलेशन स्थापित किए हैं वो ईस्ट और साउथ अफ्रीका के साथ ही किए हैं। वेस्ट अफ्रीका जो है काफ़ी हद तक जो है वो इग्नोर्ड है। तो इसकी वजह से जो है यहाँ पे हम काफ़ी सारा जो जो अफ्रीका का जो इकोनॉमिक पोटेंशियल है, हम कहीं न कहीं उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे कई सारे जो परियोजनाओं में जो इसमें हमने इन्वेस्ट किया है, उसमें कई बार जो है वो देरी देखने को मिल रही है। यहाँ पर जो है इंडियन फंडेड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो हैं, ठीक है, तो उसमें जो है कई प्रकार की जो है यहाँ पर ब्यूरोक्रेटिक हर्डल, फंड डिस्बर्समेंट, इन वजह से जो है यहाँ पर देरी देखने को मिलती है, जो कि इंडिया की पूरी क्रेडिबिलिटी और इंडिया का जो एक रिलायबल डेवलपमेंट पार्टनर की जो इमेज है वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ होती है। इसके बाद हम देखते हैं निम्न गुणवत्ता वाले उत्पादों का निर्यात जो है यहाँ से अगर इंडिया से किया जाएगा तो जाहिर सी बात है कि इंडिया जो है उसकी इमेज कहीं ना कहीं वो कॉम्प्रोमाइज़ होगी। जैसे कि हमने देखा था कि तो यहाँ पर जो इंडिया जो है उसको जो है यहाँ पर देखा जाता है कि इंडिया जो है एक लो क्वालिटी या फिर इंफीरियर क्वालिटी के प्रोडक्ट्स जो हैं वो वो एक्सपोर्ट करता है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो गैमीबिया में, ठीक है, गैमीबिया जो है वहाँ पर जो है 60 चिल्ड्रन की जो है वो मौत हो गई थी, क्योंकि यहाँ पे जो इंडियन कफ सिरप थी उसके कारण से, ठीक है, उसके कारण से जो बच्चे थे वहाँ पे उनका किडनी फेलियर हो गया था। तो यहाँ पे जिससे कि इंडिया की जो रेपुटेशन जो है वो डैमेज होती है और जो पूरा ओवरऑल ट्रेड जो है वो कहीं ना कहीं डिक्रीज होता है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है अफ्रीका के कई सारे जो है यहाँ पे राज्यों में, तो जिसके कारण से भी जो है वहाँ पे लोग जो है वहाँ पे जो प्राइवेट प्लेयर्स जो है वो इन्वेस्ट करना जो है वो नहीं चाहते। सिविल वॉर्स है, टेरर थ्रेट्स है, ठीक है, कई अफ्रीकन पार्ट्स में जैसे कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में हो गया, ठीक है, सूडान में जो है यहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, माली, इथियोपिया, इन सभी जगह जो है यहाँ पे हमें पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को देखने को मिलती है, जिससे कि हमारे जो जो हमने इन्वेस्टमेंट किया है वो कहीं ना कहीं जो है वो खतरे में है। तो इसकी वजह से जो है हमारी जो डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट जो है वो भी कहीं ना कहीं कम होती है। इसके बाद हम देखते हैं इनएडिक्वेट ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, अपर्याप्त परिवहन अवसंरचना के कारण जो है यहाँ पर जो दोनों देशों की जो है यहाँ पर हम एक यूनिफाइड मार्केट जो है वो नहीं बना पा रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को हमें और ज़्यादा जो है मजबूत करने की ज़रूरत है। अफ्रीका के प्रति जो है भारत के पास स्पष्ट दृष्टिकोण का जो है वो अभाव है, जिसकी वजह से हमारा पूरा जो है यहाँ पर उनके जो अफ्रीका का जो के साथ जो रिलेशन है वो कहीं ना कहीं है वो प्रभावित होता है। यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क के कमी के कारण जो है हम अफ्रीका के साथ पूरी तरीके से जो है वो एंगेज नहीं हो पा रहे हैं, और अगर जो हो भी रहे हैं तो वो फ्रेगमेंटेड तरीके से हो रहे हैं, ठीक है, टुकड़ों टुकड़ों में जो है वो हम तो जो है उसके साथ एंगेज हो रहे हैं। तो इसके लिए हम लोग आगे क्या कर सकते हैं, किस प्रकार से हम लोग और ज़्यादा जो है इसको मजबूत कर सकते हैं अपने रिलेशन। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पर अगर हम आगे की राह की बात करें कि वे अहेड हम क्या कर सकते हैं हम और ज़्यादा मजबूत करने के लिए, तो सबसे पहले हम अपने जो डिप्लोमेटिक टाइज हैं अफ्रीका के साथ वो और ज़्यादा जो है मजबूत करने पड़ेंगे, ठीक है। तो इंडिया अफ्रीका, ठीक है, फोरम समिट जो कि 2015 के बाद से जो है नहीं जिसको जो है कि 2015 के बाद से जो है कन्वीन नहीं हुई है, उसको हमें जो है और ज़्यादा जो है रेगुलर करने की ज़रूरत है, ताकि हम लोग जो है एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे आके अपने म्यूचुअल इंटरेस्ट और स्ट्रैटेजिक प्लानिंग को जो है यहाँ पर स्ट्रैटेजिक प्लानिंग जो है वो कर सकें। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमें जो है अपना जो है व्यापार और आर्थिक सहयोग जो है उसमें विविधता लाने की जो है और ज़्यादा जो है वो ज़रूरत है। जो हमारे जो ट्रेडिशनल सेक्टर्स हैं जैसे कि ऑयल है, गोल्ड है, मिनरल सप्लाई है, उससे हमें जो है बियॉन्ड जाना होगा। फार्मास्यूटिकल, आईटी सेक्टर, एग्रीकल्चर, रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में भी जो है हमें अपने जो है जो हमारी जो पार्टनरशिप है उसको और ज़्यादा जो है मजबूत करने की ज़रूरत है। कई अन्य जो है क्षेत्र हैं जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन है, एनर्जी हो गई, डिजिटल कनेक्टिविटी है,
है, इसको अगर हम बढ़ावा देंगे तो हमारी जो है ट्रेड और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो और भी ज़्यादा बेहतर होगी। सिक्योरिटी कॉपरेशन के लिए जो है और ज़्यादा कार्य करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज जो हैं उनको और जो है रेगुलरली कन्वीन करने की ज़रूरत है, ताकि जो है हमारी कैपेसिटी बिल्डिंग पर जो है हम लोग और ज़्यादा जो है कार्य कर सकें, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि हमने लिखा है कि कैपेसिटी बिल्डिंग, क्षमता निर्माण और मानव संसाधन विकास की तरफ भी जो है हमें यहाँ पर और ज़्यादा जो है ध्यान देने की ज़रूरत है। तो इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन जो है प्रोग्राम, तो ये कई प्रकार के जो है अफ्रीकन स्टूडेंट को स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराती है, ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज़ जो है वहाँ पे देती है, जिससे कि वहाँ के जो है मानव जो उनकी जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को जो है और ज़्यादा जो है वो प्रमोट करता है। इसके लिए जो है ज़रूरी है कि यहाँ पे कई प्रकार के जो है वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर जो है स्थापित किए जाएँ, ताकि वहाँ पर भी जो है स्किल्ड मैन पावर जो है वो उनको भी जो है निर्माण किया जा सके। इसके बाद हम देखते हैं कि सिक्योर क्रिटिकल मिनरल सप्लाई, ठीक है। हम भारत के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि खनिज आपूर्ति को जो है सुरक्षित करें। अपने जो है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए जो है क्रिटिकल मिनरल्स जो हैं उसकी रिक्वायरमेंट जो है वो बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल है, उसकी सप्लाई जो है बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल है। तो अगर हम गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एग्रीमेंट करते हैं ताकि हम वहाँ पे भी जाके एक्सप्लोर कर सकें, वहाँ के जो क्रिटिकल मिनरल ब्लॉक्स जो हैं, ठीक है, वहाँ पर जाके हम जो है एक्सप्लोर कर सकते हैं, ताकि जो है हमारी जो इंडिया की जो इंडस्ट्री की जो नीड्स हैं, ठीक है, क्रिटिकल मिनरल की, उसको उसकी सप्लाई को हम लोग पूरा जो है पूरा कर सकते हैं अनडिस्टर्ब तरीके से। इसके बाद हम देखते हैं कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम है, सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम को जो है हमें और ज़्यादा जो है महत्व देना होगा, जिससे कि जो है यहाँ पर जो है हम लोग के आपस के बीच की जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जो है वो और ज़्यादा जो है वो मजबूत हो सके, इंडिया और अफ्रीकन सोसाइटी के बीच में जो है एक गुडविल डेवलप हो सके, और यहाँ पर जो है टूरिज्म सेक्टर को जो है और ज़्यादा इससे बढ़ावा मिलेगा। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि जो इंडिया और अफ्रीका जो है, या इनका जो है लॉन्ग हिस्टोरिकल टाइज है, और इनके जो है यहाँ पे प्रेजेंट टाइम में जो है इसको और ज़्यादा मजबूत करने के लिए हमें कई प्रकार के स्ट्रक्चरल और स्ट्रैटेजिकल कदम जो है वो उठाने होंगे। हमें जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस को जो है और ज़्यादा मजबूत करना होगा, तो जिसके साथ जो है हम अपने ट्रेड रिलेशंस को जो है और ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं, और साथ ही साथ जो है एक दूसरे के इंटरेस्ट जो हैं उसको भी जो है हम लोग सिक्योर कर सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पेपर नंबर 3 से, और क्वेश्चन है व्हाट आर द सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल एडवांटेजेस ऑफ द सर्कुलर इकोनॉमी, व्हाट पॉलिसी मेजर्स हैव बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट टू बूस्ट द इट्स सर्कुलर इकोनॉमी। चक्रीय अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण आर्थिक और पर्यावरणीय लाभ क्या हैं, चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या नीतिगत जो है उपाय किए गए हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले सब समझेंगे कि सर्कुलर इकोनॉमी जो है वो होता क्या है। तो सर्कुलर इकोनॉमी जो है ये एक ऐसी आर्थिक प्रणाली है जहाँ पर कि कचरे और पोल्यूशन को कम करके जो है हम जितने भी जो प्राकृतिक संसाधन है उनको जो है एफिशिएंटली यूज़ करने पर जो है ध्यान केंद्रित जो है वो किया जाता है। तो यहाँ पे जितने भी जो एग्जिस्टिंग मटेरियल है, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट जो हैं, उनकी लाइफ को जो है उनके जो है यहाँ जहाँ तक जो है संभव हो उनकी जो है लाइफ को जो है यहाँ पे और जो है बढ़ाया जाता है। यहाँ पर जो है इसके लिए कई तरीके जो है वो अपनाए गए हैं, जैसे कि रीयूजिंग है, ठीक है, रीयूजिंग है, रिपेयर है और रिसाइकिल है। इसके साथ साथ जो है यहाँ पर जो है खाद बनाने जैसी प्रक्रियाओं के माध्यम से जो है इसको जो है यहाँ पर और ज़्यादा जो है बढ़ावा दिया जाता है। तो यहाँ पे इसलिए हम कह सकते हैं कि ये ऐसा तरीका है जिससे कि जो है किसी भी उत्पादक किसी भी प्रोडक्ट जो है उसका जो है जीवन काल बढ़ाने का जो है ये एक तरीका है। इससे जो है हमारे जो वेस्ट जो होता है उसको जो है न्यूनतम तक कम करने में जो है बहुत ज़्यादा जो है मदद मिलती है। तो यहाँ पे जब भी जो है किसी भी प्रोडक्ट की जब लाइफ जो है वो ख़त्म हो जाती है, तो यहाँ पर उसके जितने भी जो मटेरियल होते हैं अंदर उसको जो है यहाँ पे रिसाइकिल किया जाता है, उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उसको रिसाइकिल किया जाता है और उसके बाद जो है उसे रीयूज़ किया जाता है एक नए प्रोडक्ट को बनाने में। तो इससे जो है उस मटेरियल की जो है लाइफ को जो हम लोग एक्सटेंड कर रहे हैं। तो यहाँ पर इसके कई सारे लाभ हैं, बेनिफिट्स हैं, जैसे कि सबसे पहले अगर हम इसमें एनवायरमेंटल बेनिफिट्स जो हैं वो समझेंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले है रिडक्शन इन वेस्ट एंड पॉल्यूशन। जैसे कि हमने बात की थी, ये प्रदूषण और अपशिष्ट दोनों को भी जो है कम करने में मदद करता है। सर्कुलर इकोनॉमी जो है वो रीयूज, ठीक है, रीयूज, रिसाइकलिंग जो है कंपोस्टिंग को जो है महत्व देती है, जिससे कि जो है हमारा जो हजार्डस्ट वेस्ट जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो कम होता है।
और जो है इस और बेहतर वेस्ट मैनेजमेंट से, ठीक है, जब हम बेहतर तरीके से वेस्ट मैनेज कर रहे हैं तो ये हमारे जो पॉल्यूशन जो है, वाटर पॉल्यूशन है, एयर पॉल्यूशन है, उसको भी जो है कम करने में जो है यहाँ पे मदद करता है। तो फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो स्वच्छ भारत मिशन 2.0 जो है, तो यहाँ पे 4000 से ज़्यादा जो अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं वो वेस्ट सेग्रीगेशन को, ठीक है, वेस्ट सेग्रीगेशन को जो है यहाँ पे बढ़ावा दे रही हैं। तो यहाँ पर जब भी कचरा इकट्ठा किया जाता है तो उसको वहीं पर जो है सेग्रीगेट कर दिया जाता है, ताकि जो है रिसाइक्लेबल जो वेस्ट है उसको जो है डायरेक्ट जो है रिसाइकलिंग के लिए जो है वो भेजा जा सके, ताकि उनसे जो है उनके अंदर के जो मटेरियल हैं जो कि रिसाइकल हो सकते हैं उसको जो है यहाँ पे यूज़ किया जा सके फर्दर। नेक्स्ट हम देखते हैं प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण में जो है वो बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। सर्कुलर प्रैक्टिसेस जो है वो हमारे नए रॉ मटेरियल पर हमारे रिलायंस को जो है वो कम करने में मदद करती है, जैसे कि जो मेटल ओर्स हो गए, ठीक है, मेटल ओर्स हो गए, फॉसिल फ्यूल्स हैं, टिम्बर है, तो इन पर हमारी जो निर्भरता है उसको कम करती है और इससे संसाधनों की संसाधन जो है उनको कंजर्व भी जो है वो किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें जितने भी जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट या ई वेस्ट जो होता है उसको जो है हम लोग रिसाइकल करके उसमें से वैल्यूएबल जो मटेरियल है उसको जो है एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम मोबाइल फ़ोन देखें, ठीक है, तो मोबाइल फ़ोन में जो है गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ठीक है, एल्यूमिनियम, इन सभी मटेरियल्स को जो है हम लोग अगर जब वो मोबाइल इसमें इस्तेमाल होता है तो जब इसकी लाइफ ख़त्म हो जाती है तो हम इसको जो है इनमें से ये सारे मेटल जो है वो एक्सट्रैक्ट करके उनको रिसाइकल करके उनको फर्दर जो है यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट इज रिडक्शन इन कार्बन एमिशन, कार्बन उत्सर्जन में जो है कमी मिलती है। तो यहाँ पर जो रिसाइकल्ड जो मटेरियल से जब हम लोग रिसाइकल मटेरियल को जब हम लोग प्रोडक्शन प्रोसेस में जो है इस्तेमाल करते हैं तो इससे जो है प्रोडक्शन के दौरान जो एनर्जी कंजम्पशन जो होता है उसमें भी जो है कमी देखने को जो है मिलती है। तो एनर्जी कंजम्पशन जब एनर्जी कंजम्पशन जब कम होती है तो उससे जो है CO2 और अन्य जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं उसकी भी उत्सर्जन में जो है कमी हमें देखने को मिलती है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें तो हिंडाल्को जो है उसने जो है ये रिपोर्ट किया है कि जब वो वर्जिन जो है वर्जिन तरीके से जो है बॉक्साइट और से, ठीक है, जब वो एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्ट करता है तो उसमें जो है ज़्यादा जो है एनर्जी कंज्यूम होती है इन कंपैरिजन टू जब वो जो है एल्यूमिनियम को रिसाइकिल तरीके से जो है वो प्राप्त करता है। इसके बाद हम देखते हैं इम्प्रूवमेंट इन एयर एंड वाटर क्वालिटी। तो यहाँ पर जो है क्लीनर प्रोडक्शन मेथड का इस्तेमाल किया जा रहा है, इसको बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे कि हमारा जो इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है उसे भी जो है कम करने में मदद मिलती है, जिससे कि जो एयर पॉल्यूशन और वाटर पॉल्यूशन दोनों को ही जो है दोनों को ही जो है वो रोका जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम समझे तो जो नमामि गंगे स्कीम जो है, ठीक है, नमामि गंगे जो है यहाँ पे स्कीम जो है उसके अंतर्गत जितना भी जो सीवेज जो वाटर है उसके ट्रीटमेंट पे जो है ध्यान दिया जा रहा है, ठीक है, उसको जो है सीवेज वाटर को जो है यहाँ पे ट्रीट करके जो है उसको फर्दर इरिगेशन पर्पस के लिए जो है वो यूज़ किया जा रहा है, जिसके जिसके कारण जो है यहाँ पर जो अनट्रीटेड वाटर जो है जो नदी नालों में बहता है उसको जो है कम करने में मदद मिलती है। तो इससे क्या होगा, इससे हमारी जो वाटर क्वालिटी है वो और ज़्यादा इंक्रीज होगी। इसके बाद हम देखते हैं बेटर सॉइल हेल्थ, बेहतर मृदा स्वास्थ्य है, ठीक है, क्योंकि ये जो है सर्कुलर इकोनॉमी जो है ये ऑर्गेनिक वेस्ट रिसाइकलिंग को जो है वो बढ़ावा देती है, ठीक है, ऑर्गेनिक वेस्ट रिसाइकलिंग को बढ़ावा देती है और इससे हमारी जो केमिकल फर्टिलाइजर्स जो होते हैं उस पर हमारी निर्भरता को जो है वो कम करता है, जिससे सॉइल हेल्थ और फर्टिलिटी जो है दोनों ही जो है इम्प्रूव होती है और साथ ही साथ वाटर पॉल्यूशन से भी जो है बचाती है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो सरकार द्वारा जो है गोबर धन जो है यहाँ पे योजना चलाई जा रही है, जिससे कि जो है जो ऑर्गेनिक वेस्ट को जो है यहाँ पर जो है फर्दर जो है यूज़ जो है वो किया जा रहा है। इसके साथ साथ जो है सर्कुलर इकोनॉमी से जुड़े कई सारे जो है इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी हैं। तो सबसे पहले उसमें हम देखेंगे कि ये हमारी जो कच्चे माल की जो मांग जो है उसको कम कर रहा है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जैसे जैसे जो है पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है उसी प्रकार से जो है हमारे जो कंजम्पशन के लिए जो है डिमांड्स जो है वो भी और ज़्यादा जो है वो इंक्रीज हो रही है, प्रोडक्ट्स की डिमांड्स जो है वो इंक्रीज हो रही है, जिसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो रॉ मटेरियल चाहिए। लेकिन अगर हम रिसाइकल्ड तरीके से जो है अगर हम रिसाइकल मटेरियल का यूज़ करते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस
उसमें, तो हमारी जो वर्जिन रॉ मटेरियल की जो डिमांड है उसको जो है हम लोग कहीं ना कहीं बहुत हद तक कम कर सकते हैं। और इन रॉ मटेरियल्स के ना कई बार ना हम लोग जो है ना इम्पोर्ट पे बहुत ज़्यादा जो है डिपेंडेंट होते हैं। तो इम्पोर्ट की डिपेंडेंसी जो है हमारी अगर कम होती है तो हमारा जो ट्रेड डेफिसिट जो है उसको भी जो है कम किया जा सकता है। इसके बाद हम देखते हैं मिटिगेट्स द रिस्क एसोसिएटेड विद सप्लाई, आपूर्ति से जुड़े जोखिम को जो है कम कर सकते हैं। क्योंकि हम लोग जो है कई सारे जो है, जैसे कि हमने बात की कि हम लोग इम्पोर्ट पे डिपेंडेंट है, तो यहाँ पर जो है हमारी उसके लिए जो है ग्लोबल ऑर्डर की वजह से कई बार जो है सप्लाई इफेक्ट होती है। तो हम लोग जो है अगर रिसाइकल रीयूज करते हैं तो कहीं ना कहीं हम जो है हमारी जो रॉ मटेरियल की सप्लाई है उसको भी जो है सुनिश्चित करते हैं। तो यहाँ पर जो है जब हम लोग बाहर से जो है रॉ मटेरियल को जो है इंपोर्ट करते हैं तो उससे में जो है कई सारे जो है जोखिम होते हैं। कई बार जो है यहाँ पे प्राइस वोलेटिलिटी, ठीक है, इन सब का जो प्राइस जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो फ्लक्चुएट करता है। तो इसके लिए जो है यहाँ पे प्राइस के उतार चढ़ाव के कारण जो है हमारी सप्लाई पर अफेक्ट डालता है। इसकी अवेलेबिलिटी जो है, क्योंकि ये जो है बहुत ही ज़्यादा जो है लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, तो इनकी अवेलेबिलिटी पर डिपेंड करता है कि हमें जो है रॉ मटेरियल की सप्लाई जो है टाइम पर मिलेगी कि नहीं। तो यहाँ पे ये बेसिकली जो है क्रिटिकल रॉ मटेरियल्स जो होते हैं जिनको कि हाईटेक प्रोडक्शन के लिए जो यूज़ किया जाता है, तो ये बहुत ही ज़्यादा जो है हमारे जो है उस केस में जो है यहाँ पर हमारे रॉ मटेरियल्स की सप्लाई को जो है सुनिश्चित करता है, और जिससे कि हम लोग अपने क्लाइमेटिक गोल्स को भी जो है वो अचीव कर सकते हैं। जैसे कि बैटरीज है, इलेक्ट्रिक इंजन है, इनको बनाने के लिए जो क्रिटिकल मटेरियल्स जो है वो हम जो है रिसाइकिल करके जो है उसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है जॉब क्रिएशन, ठीक है, रोजगार सृजन में जो है बहुत ही ज़्यादा जो है ये मदद करता है, क्योंकि यहाँ पर जो है वेस्ट मैनेजमेंट है, रिसाइकलिंग, ठीक है, वेस्ट मैनेजमेंट, रिसाइकलिंग के क्षेत्र में, और जो है रिपेयरिंग के क्षेत्र में, सस्टेनेबल प्रोडक्ट डिज़ाइन के क्षेत्र में कई प्रकार से जो है जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हमें देखने को मिलती हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो वेस्ट प्लास्टिक से जो, ठीक है, वेस्ट प्लास्टिक से जो है कई प्रकार के जो है यहाँ पर जो है अन्य प्रोडक्ट्स जो है वो बनाए जा रहे हैं, जैसे कि उनसे बैग्स जो है उसका निर्माण किया जा रहा है। तो इससे जो है यहाँ पे कई प्रकार के जो है यहाँ पे हमें जो है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हमें देखने को मिलती हैं। न्यू अपॉर्चुनिटीज़ फॉर स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइजेज। तो यहाँ पर ये जो सर्कुलर इकोनॉमी जो है ये लोकलाइज्ड कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन पर जो है यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान देता है। तो इसकी वजह से जितने भी जो एमएसएमई सेक्टर हैं जिनके पास बहुत ही ज़्यादा जो है बजट नहीं होता, तो उनके लिए वो कहीं ना कहीं जो है उनको नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, वो कहीं ना कहीं उनको बहुत ज़्यादा एडवांटेज पहुंचता है। कॉस्ट सेविंग में मदद करता है, क्योंकि यहाँ पर जो है रीयूजिंग और रिसाइकलिंग मटेरियल के कारण जो है इंडस्ट्री जो है उसकी कॉस्ट जो ऑफ प्रोडक्शन जो है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। वर्जिन रॉ मटेरियल पे हमारी डिपेंडेंस कम होती है, जिससे कि जो पूरा जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो और ज़्यादा जो है वो कम हो जाता है, जो कि हमारे जितने भी जो प्रोडक्ट्स हैं उनको इंटरनेशनल मार्केट में भी और ज़्यादा जो है कॉम्पिटिटिव प्रतिस्पर्धी बनाता है, और जो है इसको जो है और ज़्यादा जो है सस्टेनेबल जो है वो बनाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर वेस्ट से जो है बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग जो है वो बनाई जा रही है। तो यहाँ पर जो है इसके कारण जो है हमारी जो कॉस्ट सेविंग जो है पैकेजिंग को लेकर वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि आखिर सरकार द्वारा जो है क्या-क्या पॉलिसी मेजर्स लिए गए हैं। तो सबसे पहले उसमें हम देखते हैं नेशनल रिसोर्स एफिशिएंसी पॉलिसी, जो कि 2019 में जो है लॉन्च की गई थी। तो इसका ऑब्जेक्टिव था कि इसका उद्देश्य था कि यहाँ पर जो है सस्टेनेबल प्रोडक्शन और कंजम्पशन पैटर्न को जो है यहाँ पे प्रमोट करना, ताकि जो है हमारी जो रिसोर्सेज जो हैं जो हमारी जो रिसोर्सेज जो हैं उसकी एफिशिएंसी को जो है और ज़्यादा जो है वो बढ़ाया जा सके। इससे जो है ताकि जितना भी जो जितनी भी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी के कारण जो हमारा एनवायरनमेंट पे जो है नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है उसको हम लोग कम कर सकते हैं। इसके अंतर्गत जो है रिसाइकल्ड मटेरियल और शेयरिंग पे जो है बहुत ज़्यादा जो है इसको प्रमोट किया जा रहा है, और इसी के अंतर्गत जो है ईपीआर एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी जो है यहाँ पे बढ़ाया जा रहा है। ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है जिसमें कि जो भी मैन्युफैक्चरर और प्रोड्यूसर्स जो होते हैं उनकी जो है जब कंज्यूमर किसी भी उनके प्रोडक्ट को यूज़ कर लेता है तो उसके वेस्ट डिस्पोजल की जिम्मेदारी भी जो है वो मैन्युफैक्चरर और प्रोड्यूसर्स की ही होती है। ठीक है, तो इसके बाद हम देखते हैं स्वच्छ भारत मिशन 2014। ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन जिसको कि 2014 में लॉन्च किया गया था।
तो स्वच्छ भारत मिशन जो है इसका उद्देश्य था कि क्लीनलीनेस, हाइजीन और वेस्ट मैनेजमेंट को जो है बढ़ावा देना। तो इससे क्या है कि इससे जो है यहाँ पर जो है वेस्ट सेग्रीगेशन और रिसाइक्लिंग पर जो है बहुत ही ज़्यादा जो है ध्यान दिया जा रहा है। इसमें इसके अंदर वेस्ट सेग्रीगेशन, रिसाइक्लिंग, कंपोस्टिंग जैसे जो है यहाँ पे प्रक्रियाओं पे जो है ध्यान दिया जा रहा है, जिससे कि इंडिया को जो है ज़ीरो वेस्ट कंट्री जो है वो बनाया जा सके। इसके बाद हम देखते हैं अटल इनोवेशन मिशन, ठीक है, अटल नवाचार मिशन है जिसको कि 2016 में जो है लॉन्च किया गया था। इसमें जो है इनोवेशन को और ज़्यादा बढ़ावा देने की बात की गई है, जिससे कि जो है एंटरप्रेन्योरशिप जो है, उद्यमिता जो है उसको और ज़्यादा जो है बढ़ावा देने की बात की गई थी। तो यहाँ पर जो है ये जो पूरा मिशन है ये नए नए तरीकों को जो है यहाँ पर डेवलप करने के लिए जो है बिजनेस मॉडल को जो है इनकरेज करता है, जिससे कि हम लोग जो है और ज़्यादा सस्टेनेबल टेक्नोलॉजीज़ जो हैं उसका जो है यहाँ पर निर्माण कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं फाइनेंशियल इंसेंटिव्स दिया जा रहा है सरकार द्वारा कई प्रकार से। तो यहाँ पर जो है जितनी भी जो कंपनी जो है वो रीयूज़, रिसाइकिल पर जो है बहुत ज़्यादा जो है वो ध्यान दे रही हैं। उनको जो है फाइनेंशियल इंसेंटिव्स दिया जा रहा है, क्योंकि वो जो है एफिशिएंट तरीके से जो है रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर रही हैं। तो इसके लिए उन्हें जो है टैक्स बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं, उनको कई प्रकार की जो है सब्सिडीज़ दी जा रही हैं, उनको लो इंटरेस्ट लोन दिए जा रहे हैं, ताकि जो है वो अपने जो है उन रिसाइकिल और जो रिपेयरिंग में जो है के क्षेत्र में जो है वो और अच्छा कार्य कर सकें। इसके बाद कई सारे जो है रेगुलेटरी और लीगल फ्रेमवर्क्स भी जो है वो लेकर के आए गए हैं। जैसे कि सबसे पहले अगर हम बात करें तो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल 2022 लेकर के आया था, जिसके अंदर जो है सिंगल प्लास्टिक यूज़ को जो है पूरी तरीके से जो है वो बैन कर दिया गया था। इसके बाद हम देखते हैं ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल, जो कि 2022 में लेकर के आया गया था, ठीक है। तो इसके अंतर्गत जो है जितने भी जो मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो जो है जितने भी जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हैं उसका जब लाइफ ख़त्म हो जाती है तो उसके लिए जो है उसके रिसाइकलिंग और डिस्पोजेबल की जिम्मेदारी जो है वो मैन्युफैक्चरर की जो है वो सेट करता है, ताकि जो है ताकि जो है वो एक फॉर्मल मैकेनिज्म तैयार कर सके, जिससे कि जो है जितना भी जो वेस्ट है उसको कम किया जा सकता है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो वो है कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट रूल 2016। तो इसके अंतर्गत तो ये यहाँ पे जितने भी अगर कोई सी भी बिल्डिंग को जो है डिमोलिश किया जाता है, ठीक है, तो उसको जो है विध्वंस किया जाता है, तो उसके अंदर उसमें जो है देखा जाता है कि जितना भी जो डिमोलिशन के बाद जो भी मटेरियल है उसको जो है वेस्ट को जो है वहाँ सेग्रीगेट किया जाता है, और यहाँ पर उसके बाद जो है उसका देखा जाता है कि उसको किस प्रकार से जो है रिसाइकल और जो है रीयूज जो है वो किया जा सकता है, ठीक है। तो जितने भी जो डिमोलिश्ड बिल्डिंग्स हैं उनसे भी जो है वहाँ के जो मटेरियल है उनको रिसाइकलिंग और रीयूज के लिए जो है यहाँ पे कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट रूल जो है वो लेकर के आया गया था। इसके बाद जो है व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी 2021 में लाई गई थी, जो कि जो है यहाँ पे वॉलेंट्री स्क्रैपिंग को जो है और ज़्यादा जो है इंसेंटिवाइज करती है, जिससे कि जो ओल्ड व्हीकल्स जो हैं उनको जो है रिसाइकल किया जा सके और उसको जो है यहाँ पर रिसाइकिल करके वहाँ से मटेरियल तो एक्सट्रैक्ट किया ही जा सके, और साथ साथ जो है पॉल्यूशन जो है उसको भी जो है कम किया जा सके। इसके बाद हम देखते हैं फ्लाई ऐश यूटिलाइजेशन पॉलिसी, ठीक है। तो जो फ्लाई ऐश जो है जो कि थर्मल पावर हाउस का जो है एक बाई प्रोडक्ट होता है, तो इसका इस्तेमाल जो है सीमेंट और ब्रिक्स बनाने में जो है वो किया जा रहा है। इसके बाद हम देखते हैं नीति आयोग का जो सर्कुलर इकोनॉमी सेल जो है स्थापित की गई है वर्ष 2021 में, जिसमें कि 11 अलग-अलग जो मिनिस्ट्रीज़ जो हैं उसमें उनको जो है उसने निर्देश दिया है कि अपने एरिया में जो है सर्कुलर इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए जो है एक रोड मैप तैयार करने को, ठीक है। तो जिसके अंतर्गत जो है जैसे कि व्हीकल स्क्रैपेज है, बैटरी वेस्ट है, एग्रीकल्चर क्षेत्र में जो है कई तरीके से जो है अलग-अलग मिनिस्ट्री जो है सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए जो है वो कार्य कर रही है, और नीति आयोग जो है इन सभी मिनिस्ट्रीज के एफर्ट को कोऑर्डिनेट करता है और ओवरव्यू
कर रहा है। तो इसके आगे अगर हम देखें कि आगे क्या-क्या किया जा सकता है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि चक्रीय अर्थव्यवस्था का जो एक राष्ट्र स्तर पर जो है एक दस्तावेज जो है हमें उसका निर्माण करना होगा, जिसमें कि हमारे जो है क्लियर गोल्स जो है यहाँ पे लिखे हुए हों। हमारी जो क्या-क्या स्ट्रैटेजीज़, क्या-क्या पहल हम कर सकते हैं सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है? वो सब जो है इसमें क्लियरली तरीके से जो है लिखे होने चाहिए। तो ये हमें जो है एक गाइड की तरह जो है वो कार्य करेगा, जिससे कि जो है गवर्नमेंट अब एजेंसीज़ हैं, बिज़नेस हाउसेज़ हैं और जितने भी जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनके एफर्ट्स को जो है हम लोग अलाइन कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि एक जो है एक वृत्ताकार अर्थव्यवस्था हितधारक मंच का जो है निर्माण करने की ज़रूरत है। तो इसमें जो है कई क्षेत्र, जितने भी जो अलग-अलग क्षेत्रों से जो है उनको उनके जो वहाँ के जो पर्सनल हैं, वहाँ के जो लोग हैं, उनको एक साथ लाना होगा, जहाँ पर कि जो है एक ही मंच पे जब लेकर के जाएगा तो वहाँ पे जो है हम लोग नॉलेज शेयर कर सकते हैं। वहाँ पर जो है हम लोग जो है आइडियाज़ को जो है एक्सचेंज कर सकते हैं, ताकि हम लोग किस तरीके से जो है सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को जो है वो अपना सकते हैं। जहाँ पर कि जो है सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देने वाले सभी पहलों को जो है वो वहाँ पे जो है कोलैबोरेट किया जा सकता है और ये सभी स्टेक होल्डर्स के बीच में जो है यहाँ पे डायलॉग और पार्टनरशिप को जो है स्थापित किया जा सकता है। ठीक है? इसके बाद हम देखते हैं मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन सिस्टम, ठीक है? निगरानी और मूल्यांकन प्रणाली होनी चाहिए, जहाँ पर कि हम लोग जो है अभी तक जो भी कदम उठाए गए हैं, जो भी हमारे जो जितनी भी जो हमारी पहल है वो किस हद तक जो है एफिशिएंट रही है, वो किस तक हमारे जो है टारगेट गोल्स को जो है अचीव करने में जो है वो मदद कर रही है। जैसे कि बहुत सारे की इंडिकेटर्स है, जैसे कि वेस्ट रिडक्शन है, रिसोर्स एफिशिएंसी है, रिसाइक्लिंग रेट है। तो यहाँ पर हम लोग कितना जो है यहाँ पे हमने किस तरीके से अचीव किया है, तो ये हमें बताता है कि जो भी हम पहल ले रहे हैं या फिर हम पहल कर रहे हैं, उसमें जो है हमें कितनी जो है यहाँ पर हम कितने सक्सेसफुल हुए हैं और कहाँ-कहाँ पे जो है हम लोग और ज़्यादा जो है इम्प्रूवमेंट जो है वो कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि इन्वेस्टिंग इन इनोवेशन टेक्नोलॉजी टू डेवलप न्यू सर्कुलर सॉल्यूशन, ठीक है? तो इनोवेशन में बहुत ज़्यादा जो है इनोवेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जो है हमें बहुत ज़्यादा जो है इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, ताकि जो है हम लोग और जो है सस्टेनेबल और इको फ्रेंडली तरीके जो हैं उसका हम लोग जो है निर्माण कर सकें, ताकि जो है हम लोग सर्कुलर इकोनॉमी को और ज़्यादा जो है वो बढ़ावा दे सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है यहाँ पे जो है प्रोडक्ट्स की जो डिज़ाइनिंग है उसमें हमें बहुत ज़्यादा जो है इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो है यहाँ पर जो अगर एफिशिएंट और सस्टेनेबल प्रोडक्ट अगर हमें बनाना है तो उसकी जो है डिज़ाइनिंग जो है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। तो यहाँ पर ऐसा माना गया है कि जो है 80%, ठीक है, 80% जो है प्रोडक्ट की सस्टेनेबिलिटी, ठीक है, तो जो सस्टेनेबिलिटी रिसाइक्लेबिलिटी जो है उसकी डिज़ाइनिंग पर ही जो है वो निर्भर करती है। तो इसलिए हमें जो है डिज़ाइनिंग पर बहुत ही ज़्यादा जो है इन्वेस्ट करने की जो है वो ज़रूरत है। इसी के साथ-साथ जो है हमें सस्टेनेबल पैकेजिंग पर जो है और ज़्यादा जो है यहाँ पर इन्वेस्ट करने की जो ज़रूरत है। ठीक है? तो ये कुछ इनोवेटिव सॉल्यूशंस हैं, जिसको कि हम लोग बढ़ावा दे के सर्कुलर इकोनॉमी को जो है और ज़्यादा बढ़ावा दे सकते हैं। तो हम ये अंत में कह सकते हैं कि यहाँ पे जो सर्कुलर इकोनॉमी जो है, इससे जो है इंडिया को कई प्रकार के जो है यहाँ पे बेनिफिट्स होंगे, बहुत प्रकार के जो है लाभ होंगे। जैसे कि जो है यहाँ पे एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के साथ-साथ जो है यहाँ पे हम इकोनॉमिक ग्रोथ और जॉब क्रिएशन भी जो है वो कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम पेपर 4 से बात करेंगे और क्वेश्चन है नॉलेज इज वर्च्यू इलैबोरेट, ज्ञान ही सद्गुण है, इसको विस्तार में बताइए। तो यहाँ पर हम सबसे पहले समझेंगे कि आखिर वर्च्यू जो है वो सद्गुण जो है वो होता क्या है। तो सद्गुण की अगर हम बात करें तो ये किसी व्यक्ति के अच्छे व्यवहार, मॉरल स्टैंडर्ड और सकारात्मक गुणों को जो है वो दर्शाता है। तो ये एक ऐसी क्वालिटी है जो कि हमें सही और गलत की पहचानने में जो है मदद करता है। अगर कुछ हम कॉमन वर्च्यूज़ की बात करें, सामान्य गुण की बात करें, तो वो है ऑनेस्टी, काइंडनेस, कंपैशन, करेज, एम्पैथी। तो ये सब कुछ जो है कॉमन वर्च्यूज़ है। तो ये जो नॉलेज इज़ वर्च्यू जो है, ये जो है सुकरात ने जो है ये कथन दिया था, ठीक है? तो सोक्रेटिस के अकॉर्डिंग जो है वर्च्यू ही जो है वो नॉलेज है। और एक व्यक्ति जो है, कोई भी इंसान जो है अपनी लाइफ को बेस्ट तरीके से जो है वो जी सकता है, जब वे उसे जो है वर्च्यू का पूरी तरीके से जो है वो ज्ञान हो। तो इसीलिए जो है उन्होंने कहा था कि वर्च्यू जो है वही जो है वो नॉलेज है।
ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो सोक्रेटिस की, तो उन्होंने जो है सद्गुणों को मानव जीवन का जो है वो मूल आधार माना था, ठीक है, बेस माना था उन्होंने। और उनका मानना था कि ज्ञान ही सद्गुण है। यदि कोई व्यक्ति सही ज्ञान प्राप्त कर ले, ठीक है, सही ज्ञान अगर कोई प्राप्त कर ले तो वे स्वाभाविक रूप से जो है वो सद्गुणी हो जाता है, वो जो है वर्चुअस जो है वो हो जाता है। और सत्य को जानने के लिए उन्होंने जो है डायलेक्टिकल मेथड का जो है, यहाँ पे उन्होंने जो है डायलेक्टिकल मेथड पर जोर दिया था, जिसमें कि उन्होंने कम्युनिकेशन और प्रश्नोत्तर, ठीक है, क्वेश्चन एंड आंसर जो है उसमें शामिल थे। वह मानते थे कि जो है सद्गुणों को जो है विकसित किया जा सकता है, ठीक है, उनको जो है वो डेवलप किया जा सकता है। और जो है जो सद्गुण जो है उसके लिए जो है व्यक्ति को अपने विचारों को गहराई से जो है वो जांच करनी चाहिए, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो सोक्रेटिस ने जो है कई सद्गुणों की जो है वो बात की थी, और जिसमें कि जैसे कि थे ज्ञान था, जस्टिस है, टेम्परेंस है, सेल्फ अवेयरनेस है। तो ये कुछ उन्होंने वर्च्यूज की बात की थी। तो नेक्स्ट अगर हम समझे तो वो है मॉरल इंटेलेक्चुअल, ठीक है। तो उन्होंने बात की थी कि नैतिक बुद्धिजीवी, तो नैतिक ज्ञान और नैतिक व्यवहार के बीच उन्होंने माना था कि जो है एक गहरा संबंध है, ठीक है। तो अगर व्यक्ति को ये पता हो कि क्या सही है, तो वो जो है वो सही ही कार्य जो है वो करेगा, ठीक है। तो क्या अच्छा है तो वह कार्य वही करेगा जो कि अच्छा हो। तो यहाँ पर जो है सुकरात के अनुसार जो है कोई भी व्यक्ति जो है वो जानबूझकर जो है कोई भी गलत कार्य जो है वो नहीं करता है। वो उसका कारण क्या है? उसका कारण है अज्ञानता, ठीक है? तो कोई भी व्यक्ति जानबूझकर काम नहीं करता, गलत काम नहीं करता, वो जो है उसकी इग्नोरेंस है, उसके पास क्योंकि नॉलेज नहीं है, जिस वजह से वो जो है वो गलत कार्य कर रहा है। तो जब कोई व्यक्ति जो है यहाँ पे सही और गलत का उसे अगर वास्तविक जब ज्ञान होता है, तो वो नैतिक रूप से जो है वो सही कार्य करता है, ठीक है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे जो है तो यहाँ पे सभी बुराइयों से मुक्त होने के लिए जो है हमें इस इग्नोरेंस को समाप्त करना होगा। और इग्नोरेंस किस प्रकार से समाप्त होगी? जब हमारे पास जो है वो नॉलेज होगी, ठीक है। तो ये केवल जो है ज्ञान से ही जो है वो संभव है। उन्होंने जो है जो प्रत्येक सद्गुण को जो है ज्ञान का जो है वो आधार बताया था। और उनका मानना था कि जब कोई व्यक्ति जो है जो है जब कोई व्यक्ति जो है वो सद्गुण को जो है तभी विकसित कर सकता है जब व्यक्ति को उसका जो है इम्पोर्टेंस, उसकी महत्व पता हो, ठीक है। जब तक उसको उसकी इम्पोर्टेंस का ज्ञान नहीं होगा तब तक वो जो है अपने अंदर सद्गुण को जो है विकास नहीं कर सकता है, ठीक है। तो बिना ज्ञान के व्यक्ति जो है वो अंधविश्वास पे या फिर जो है गलत धारणाओं के आधार पर जो है वो निर्णय लेते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने नॉलेज को बहुत ही ज़्यादा जो है वो महत्व दिया है। और उनका मानना था कि जो सभी जो वर्च्यूज हैं वो जो है वो नॉलेज है, सभी सद्गुण जो है वो ज्ञान है। तो विजडम है, करेज है, जस्टिस है, तो ये सभी जो है वो ज्ञान है। तो अगर हम उनकी बात करें सुकरात की, तो विजडम के बारे में उन्होंने कहा था कि उनका मानना था कि सद्गुण ही जो है वो सच्चा ज्ञान है। उन्होंने कहा कि मैं केवल इतना जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता। तो ये हमारी जो सेल्फ अवेयरनेस है, ठीक है, सेल्फ अवेयरनेस और हमारी जो सीखने की इच्छा है उसको जो है दर्शाता है। उनका मानना था कि किसी भी और विषय की तरह, ठीक है, और जो सब्जेक्ट्स है उसकी तरह जो है वर्च्यू या फिर सद्गुण को भी जो है वो सीखा जा सकता है। जो है वर्च्यू इज जो है वो टीचेबल, ठीक है। तो इसके बाद अगर हम जस्टिस की बात करें तो उनका उन्होंने माना था कि जो है न्याय और जो न्याय को समाज और व्यक्ति के लिए जो है वो अनिवार्य सद्गुण उन्होंने माना था। और उनके अनुसार जो है न्यायपूर्ण व्यक्ति ही जो है सच्चे सुख का जो है वो अनुभव कर सकता है। तो उन्होंने कई प्रकार के वर्च्यूज जो है उसको जो है बहुत ही ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंस दी थी। तो तो जो ये सद्गुण है तो उन्होंने कहा था कि जो ज्ञान ही जो है सद्गुण है, और ज्ञान ही जो है हमें सही एक्शंस लेने के लिए जो है वो सुनिश्चित करता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये इसके जो है अगर हम डेली लाइफ के अगर हम कुछ उदाहरण देखें हम किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, तो इसको जो है गुड गवर्नेंस में जो है अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि अगर कोई भी जो है सिविल सर्वेंट है, अगर वो वेल इन्फॉर्म्ड है कि उसके जो है एक्शंस का क्या नतीजा होगा, तो वो
जो है वो जो है ज़्यादा पब्लिक इंटरेस्ट में कार्य करने की जो है उसकी अधिक संभावना जो है वो होती है। इसी प्रकार से जो है ये सोशल रिफॉर्म्स में भी जो है वो बहुत ज़्यादा मदद करता है। जब हमें जो है ज्ञान प्राप्त होता है तो हम सही और गलत के बीच में जो है वो अंतर कर पाते हैं। तो जैसे कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन सही है गलत है, चाइल्ड लेबर सही है गलत है, तो ये हमें इस बारे में भी बताता है। तो इसलिए जो है हम किसी भी सामाजिक मुद्दे पर जानकारी जुटाकर हम अधिक न्याय संगत और नैतिक निर्णय जो है वो ले सकते हैं। इसी के साथ-साथ हम देखते हैं कि ज्ञान हमें दूसरों की मदद करने के साथ-साथ जो है समाज में सकारात्मक बदलाव लाने में भी, ठीक है? तो अगर हमें जो कोई भी पॉजिटिव बदलाव लाना है तो उसमें भी जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो मदद करता है, उसके लिए हमें प्रेरणा देता है। एग्ज़ाम्पल के तौर पर हम समझ सकते हैं कि यदि हम पर्यावरण संरक्षण के बारे में या फिर क्लाइमेट चेंज के बारे में अगर हम जागरूक हैं, अगर हमें उसका ज्ञान है, तो हम जो है अपने व्यवहार में भी जो है वो बदलाव ला सकते हैं। हम अपने लाइफ़स्टाइल को जो है और ज़्यादा सस्टेनेबल, पॉलिसी मेकिंग को जो है और ज़्यादा जो है सस्टेनेबल जो है वो बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो सुकरात ने क्या कहा है कि जो ज्ञान जो है बहुत ही ज़्यादा जो है व्यक्तिगत स्तर पर खुशी का सोर्स है, और जो है यहाँ पर अगर हम सोसाइटल लेवल पर देखें, ठीक है? सोसाइटल लेवल पर देखें तो वो क्या है कि वहाँ पर जो है लॉ एंड ऑर्डर का जो है वो सोर्स है। ये किसी व्यक्ति को बताता है कि किस सिचुएशन में जो है वो क्या करना चाहिए, क्या एक्शन जो है किसी सिचुएशन में जो है लेना चाहिए। तो सोक्रेटिस ने जो है मनुष्य के लिए ज्ञान प्राप्ति को जो है सर्वाधिक महत्व दिया है, सबसे ज़्यादा महत्व दिया है, और ज्ञान नैतिकता का जो है उन्होंने बताया है कि ये एक मूल आधार है। ठीक है? तो ज्ञान ही जो है ये नैतिकता का जो है वो बेस है। मनुष्य को नैतिक सद्गुणों का जो है ज्ञान कराया जा सकता है, और साथ ही जो है उसे श्रेष्ठ व्यक्ति बनाने का जो है यही एकमात्र जो है वो तरीका है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि है पेपर नंबर 5 से, और क्वेश्चन है थ्रो लाइट ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ उत्तर प्रदेश स्टेट कैपिटल रीजन स्कीम। उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र योजना की महत्व पर प्रकाश डालें। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले समझेंगे कि उत्तर प्रदेश स्टेट कैपिटल रीजन जो है वो है क्या। तो इसके अंतर्गत जो है 6 जिले शामिल हैं। तो यहाँ पे लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली और बाराबंकी जो है इसमें शामिल है। तो यहाँ पे जो है कैपिटल सिटी जो है उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है, वो लखनऊ है। तो लखनऊ के कुछ आसपास के रीजन जो है उनका जो है यहाँ पर जो है उसको डेवलप किया जा रहा है, निर्माण किया जा रहा है, ताकि जो लखनऊ को जो है डीकंजेस्ट जो है वो किया जा सके। उस पर जो बहुत ज़्यादा जो है प्रेशर जो है कैपिटल सिटी पे उसको कम करने के लिए जो है नेशनल कैपिटल रीजन के ही जो है यहाँ पर उसी तरीके से जो है स्टेट कैपिटल रीजन जो है उसका निर्माण जो है वो किया जा रहा है, और इसके अंतर्गत जो है एक ना स्टेट कैपिटल रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है उसका भी निर्माण किया जा रहा है, ठीक है, उसका विकास किया जा रहा है, जो कि सभी जो है विकास परियोजनाओं की देखरेख और कार्यान्वयन में, ठीक है, इम्प्लीमेंट के लिए जो है यहाँ पे इसकी जो है स्थापना जो है वो की गई है। तो आखिर इसके जो है क्या क्या लाभ होंगे, क्या क्या बेनिफिट्स होंगे, अब हम एक नज़र उस पर डाल देते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं राजधानी की जो है भीड़-भाड़ को जो है वहाँ कम करने का इसमें उद्देश्य रखा गया है। तो लखनऊ कैपिटल सिटी होने के कारण यहाँ पर जो है कई प्रकार की जो है मॉडर्न फैसिलिटीज़ भी हैं। तो इसके लिए जो है कई अन्य क्षेत्र से जो है यहाँ पर लोग आके जो है बसते हैं, क्योंकि यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज़, बेटर एजुकेशन की वजह से, ठीक है? तो यहाँ पर जो है मॉडर्न फैसिलिटीज़ की वजह से कई जगह से लोग आके जो है यहाँ पर बस गए हैं, जिसके कारण जो है लखनऊ की डेंसिटी जो है, पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो बहुत ही ज़्यादा हाई हो गई है। यहाँ पर जो है इसकी अगर डेंसिटी हम देखें तो 1816 पर्सन जो है पर स्क्वायर किलोमीटर में जो है वो रहते हैं, जो कि हमारे जो स्टेट एवरेज से जो है करीब जो है वो दुगनी है, क्योंकि स्टेट एवरेज कितनी है, वो 829 है। ठीक है, तो पॉपुलेशन डेंसिटी, तो यहाँ पर जो है कैपिटल सिटी को डीकंजेस्ट करने के लिए आसपास के इलाके जो हैं उनको जो है यहाँ पर उनके विकास पर जो है यहाँ पर जोर दिया जा रहा है। तो यहाँ पर जो है अर्बन कंजेशन को कम करने के साथ-साथ जो है यहाँ की जो रिसोर्सेज़ और इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो बर्डन है, उसको भी जो है कम करने में जो है वो बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। इसके अंतर्गत जो है प्लान्ड तरीके से जो है डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को लेकर के आया जा रहा है, ताकि जो है यहाँ पर जो है कैपिटल सिटी में जो पॉपुलेशन जो है, बढ़ती पॉपुलेशन का जो है नियंत्रित किया जा सके।
सके। इसके बाद हम देखते हैं बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट, संतुलित क्षेत्र विकास को जो है और ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा। तो जब नया क्षेत्र जब विकास किया जाता है तो यहाँ पे जो है इसकी इंटीग्रेटेड प्लानिंग और डेवलपमेंट पर जो है वो जोर दिया जा रहा है, ताकि जो पूरे और जो ओवरऑल आसपास के जो क्षेत्र हैं, एरियाज जो हैं, उनके बीच वहाँ का भी जो है निर्माण किया जा सके, वहाँ पे जो है विकास किया जा सके, ताकि जो उनके बीच में जो रीजनल डिस्पैरिटीज जो है उसको जो है वो कम करने में मदद मिलेगी। इसके बाद हम देखते हैं इम्प्रूव्ड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटी। तो यहाँ पर जो है आसपास के जो पूरा एरियाज हैं, लखनऊ है, उसके आसपास के जो एरियाज हैं, वहाँ पर जो है इंटीग्रेटेड प्लानिंग के तहत जो है यहाँ पर ट्रांसपोर्ट सिस्टम और पब्लिक सर्विस नेटवर्क सिस्टम को जो है और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने का उद्देश्य जो है वो रखा गया है। इसके अंतर्गत जो है नई सड़कें जो है उनका निर्माण किया जाएगा, ब्रिजेस है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ जो है वहाँ पर जो है उसका निर्माण किया जाएगा। तो लखनऊ से जो है जो है अन्य रीजन में की जो है कनेक्टिविटी जो है वो और ज़्यादा जो है वो बेहतर होगी। तो इससे जो है पूरे राज्य का जो है वो विकास होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि इससे जो है इकोनॉमिक ग्रोथ में, आर्थिक विकास में भी बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर जब यहाँ पर जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, यहाँ पे बेटर कनेक्टिविटी जब होगी, तो यहाँ पर जो है निवेश जो है, इन्वेस्टमेंट को और ज़्यादा आकर्षित करने में जो है मदद मिलेगी, जिससे कि रीजन में जो है और ज़्यादा जो है जॉब अपॉर्चुनिटीज, जॉब के अवसर जो हैं वो पैदा हो कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है कनेक्टिविटी के कारण जो है यहाँ पर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है इम्प्रूव किया जाएगा, और इससे जो है पूरे जो क्षेत्र का जो है विकास किया जा सकता है। जो यहाँ पर जो है जो स्टेट कैपिटल रीजन के अंतर्गत जितने भी जो एरियाज हैं, वहाँ पर और ज़्यादा बेहतर सुविधाएं जो है वो लोगों को दी जाएंगी। नए तरीके से जब वहाँ पे प्लानिंग होगी तो वहाँ पे बेटर एजुकेशन फैसिलिटीज़, बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ जो है वो लोगों को उपलब्ध कराई जाएंगी, जिससे कि उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो और ज़्यादा बेहतर हो सकती है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं टिकाऊ शहरी नियोजन में जो है मदद मिलेगी। यहाँ पे जो है डेवलपमेंट प्लान्स जो है वो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस पर जो है वो जोर दे रही है, जिससे कि जो है ग्रीन स्पेसेस का भी जो है वो निर्माण किया जा सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल जब भी हाईवे जो है, यहाँ पे जो हाईवेज जो कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है उसको जो है यहाँ पे सोलर हाईवे के रूप में जो है कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है। हाईवे के किनारे जो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग की सुविधा जो है वो दी जा सकती है, ताकि जो है इरिगेशन जो है, यहाँ पे इरिगेशन के लिए जो है उस पानी का जो है वो यूज किया जा सके। ठीक है, तो यहाँ पे सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को भी जो है यहाँ पे और ज्यादा बढ़ावा दिया जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि पर्यटन को बहुत ज्यादा जो है बढ़ावा मिलेगा, जिससे कि हमारी इकोनॉमी जो है वो और ज्यादा जो है वो बूस्ट होगी। यहाँ पे अन्य कई जगह से जो है जो टूरिस्ट को जो है अट्रैक्ट करने में मदद मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे जो है बेहतर कनेक्टिविटी जो है, तो यहाँ पर उसके कारण जो अन्य अभी जो वहाँ पे टूरिस्ट साइट्स हैं, वहाँ पे जितना फुटफॉल नहीं है अभी बहुत ज़्यादा, तो वहाँ पर भी जो है कनेक्टिविटी के कारण जो है वहाँ पे टूरिज्म को और ज़्यादा जो है बढ़ावा दिया जा सकता है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे जो है उसको जो है यहाँ उसका निर्माण किया जा रहा है, तो इससे जो है यहाँ पे कई सारे क्षेत्र जो है वहाँ पे टूरिज्म को जो है बढ़ावा मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम रायबरेली में देखें, तो रायबरेली जो है इंदिरा गांधी का बर्थ प्लेस है, तो वहाँ पर ये जो SCR स्टेट कैपिटल रीजन के अंतर्गत ही आता है, तो यहाँ पे जो है टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। इसी के साथ साथ अगर हम बाराबंकी देखें, तो बाराबंकी जो है सूफी श्राइन्स तो यहाँ पर है, तो यहाँ इससे जो है यहाँ पे कनेक्टिविटी होगी, तो बाराबंकी में जो है टूरिज्म को और ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा। सीतापुर अगर हम देखें तो वहाँ पे नैमिषारण्य जो हिंदू पिलग्रिमेज साइट है, तो वहाँ पे भी जो है टूरिज्म को जो और ज़्यादा बढ़ावा टूरिज्म को जो और ज़्यादा बढ़ावा जो है वो दिया जा सकता है। तो इससे हमारी पूरी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो होगी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश स्टेट कैपिटल रीजन जो है, इससे जो है पूरे क्षेत्र का जो है विकास होगा, और साथ ही जो है लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो और ज़्यादा जो है बेहतर करने में मदद मिलेगी। तो इसमें जो है यहाँ पे नए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ तो होगी ही, इसके साथ साथ जो है यहाँ पे रीजनल डिस्पैरिटीज़ जो है उसको भी जो है कम करने में मदद मिलेगी, और ये हमारे जो है यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है,
तो बेटर कनेक्टिविटी है, तो इससे जो है यहाँ पे निवेश को भी जो है और ज़्यादा आकर्षित किया जा सकता है, जिससे कि हमारी जो उत्तर प्रदेश सरकार का जो $1 ट्रिलियन का जो एम है उसको जो है हम लोग पूरा कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि है पेपर नंबर 6 से, और क्वेश्चन है व्हाट स्टेप्स हैव बीन टेकन बाय द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ द शुगर इंडस्ट्री इन द स्टेट। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में चीनी उद्योग के विकास के लिए जो है वो क्या कदम उठाए हैं, तो यहाँ पर अब हम इसकी बात कर लेते हैं। तो अगर हम उत्तर प्रदेश को देखें तो ये गन्ना और चीनी उत्पादन में जो है एक ये अग्रणी राज्य है, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम उत्तर प्रदेश में देखें तो ये जो है यहाँ पर जो है टोटल 121 चीनी मिलें जो है वो संचालित हैं भारत में, ये यूपी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश में जो है 121 ऑपरेटिंग शुगर मिल्स हैं, और उत्तर प्रदेश ने जो है यहाँ पर जो है शुगर केन इंडस्ट्री जो है यहाँ को बढ़ावा देने के लिए जो है कई सारे जो है एम रखे हैं। यूपी सरकार का लक्ष्य कि वर्ष 2027-28 तक जो है गन्ना उत्पादन में 7% तक की बढ़ोतरी होगी, और गुण उत्पादन में जो है 10% तक की जो है यहाँ पे वृद्धि करने का लक्ष्य जो है सरकार द्वारा जो है वो रखा गया है। और इसी के साथ साथ उन्होंने कहा है कि अगले 3 वर्षों में जो है सकल मूल्य उत्पादन को बढ़ाकर जो है 1.62 लाख करोड़ जो है वो कर दिया जाएगा, जो कि अभी जो है 1.32 लाख करोड़ है, ठीक है। तो यहाँ पर इसके लिए जो है सरकार द्वारा जो है कई सारे कदम उठाए जा रहे हैं, जिससे कि जो है पूरी शुगर इंडस्ट्री को जो है उसमें जो है और ज़्यादा बूस्ट लाया जा सके। तो अगर हम महत्वपूर्ण पहल की बात करें तो सबसे पहले उसमें हम मॉडर्नाइजेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ शुगर मिल्स की बात करेंगे, ठीक है। तो सरकार द्वारा जो है कई सारी जो है शुगर मिल्स में जो है यहाँ पे इन्वेस्ट किया जा रहा है, ताकि इनकी एफिशिएंसी और कैपेसिटी दोनों को ही जो है वो बढ़ाया जा सके। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो बागपत की, ठीक है, तो बागपत में जो है किसान सहकारी शुगर मिल जो है यहाँ पे उसमें जो है सरकार द्वारा जो है 84.77 करोड़ जो है रुपए जो है इन्वेस्ट किए जा रहे हैं, ताकि इसकी जो क्रशिंग कैपेसिटी है उसको जो है बढ़ाया जा सके। इसी के साथ साथ जो मुजफ्फरनगर शुगर मिल्स जो है उसमें भी जो है वहाँ पे उसके एक्सपेंशन और टेक्निकल अपग्रेडेशन के लिए जो है सरकार द्वारा जो है इसमें जो है इन्वेस्ट जो है वो किया जा रहा है। तो इससे क्या होगा, मॉडर्नाइजेशन होगा शुगर मिल्स का, जिससे कि जो है यहाँ पे जो है स्टीम और प्लस पावर कंजम्पशन जो है उसको जो है कम करने में मदद मिलेगी, और जो है यहाँ पे मॉडर्नाइजेशन के कारण जो है यहाँ पे जो शुगर जो रिकवरी है उसको भी जो है और ज़्यादा इम्प्रूव करने में मदद मिलेगी। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं सपोर्ट टू शुगर केन फार्मर्स। गन्ना किसानों के लिए जो है कई प्रकार से जो है उनको समर्थन दिया जा रहा है। तो अगर हम बात करें जो फार्मर्स की, ठीक है, तो उनको सपोर्ट करना जो है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि जो है वहाँ पे हमारे जो शुगर केन की जो सप्लाई है उसको जो है हम लोग सुनिश्चित कर सकते हैं। इसके लिए जो है यहाँ पर सरकार द्वारा जो है यहाँ पे कंप्लीट पेमेंट की जा रही है फार्मर्स को 14 दिन के अंदर। जब वो सेल अपना क्रॉप को सेल करते हैं तो उसके 14 दिन के अंतर्गत जो है यहाँ पर उनको जो है कंप्लीट पेमेंट दे दी जाती है, ताकि उनको जो है मोटिवेट किया जा सके। इसी के साथ साथ सरकार द्वारा जो है फार्मर्स को जो है एनर्जी एफिशिएंट पंप्स जो है वो उपलब्ध कराए जा रहे हैं, क्योंकि शुगर केन के लिए जो है यहाँ पर पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, इरिगेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, इसलिए जो है उन्हें ये एनर्जी एफिशिएंट पंप्स जो है उसको उपलब्ध कराया जा रहा है। और इसी के साथ साथ ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि जो स्प्रिंकलर और जो ड्रिप इरिगेशन की फैसिलिटीज जो है वो फार्मर्स को जो है वो उपलब्ध कराई जाए। इसी के साथ साथ जितने भी जो शुगर केन फार्मर्स हैं उनको सॉइल हेल्थ कार्ड जो है वो प्रोवाइड कराया गया है, ताकि उनकी जो सॉइल की गुणवत्ता को जो है वो अच्छा किया जा सके। इसी के साथ साथ जो है यहाँ पे जो है कई प्रकार के स्टेप्स लिए जा रहे हैं, ताकि जो है जो क्रॉप का जो डैमेज किया जाता है नील गाय या फिर अन्य कई भी जो है आवारा पशुओं द्वारा, उसको जो है वो कम किया जा सके, ठीक है। तो ये सरकार द्वारा जो है फार्मर्स को जो है कई प्रकार से जो है सपोर्ट किया जा रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि उच्च उपज वाली जो है गन्ना की किस्मों को जो है यहाँ पर और ज़्यादा जो है बढ़ावा दिया जा रहा है। तो यहाँ पर जो है CO0238 वेराइटी ऑफ जो है गन्ना जो है उसको यहाँ पर लेकर के आया गया है, जिससे कि जो इसकी प्रोडक्टिविटी को जो है और ज़्यादा बढ़ावा दिया जा सके, ठीक है। इससे प्रोडक्टिविटी जो है वो और ज़्यादा जो है वो बेहतर होती है, और ये यूपी के जो क्लाइमेट है उसके लिए जो है सुटेबल भी है। इससे जो है जो यील्ड जो है वो और ज़्यादा जो है वो इंक्रीज होगी, और इसमें जो है शुगर कंटेंट जो है वो और ज़्यादा होता है।
नेक्स्ट अगर हम देखें तो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट एंड क्रॉप प्रोटेक्शन, ठीक है, तो एकीकृत कीट प्रबंधन और फसल संरक्षण की तरफ भी जो है वो कार्य किया जा रहा है, ताकि जितने भी जो पेस्ट इन्फेस्टेशन जो होते हैं, जैसे कि इसमें कई प्रकार की बीमारियां देखने को मिलती है, पायरिला है, ब्लैक बग से, तो इसको जो है वो कम किया जा सके। तो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा जो है जो गन्ने के खेत है वहाँ पे जो है साइंटिफिक टीम्स को, ठीक है, साइंटिफिक टीम्स को जो है वहाँ पे डिप्लॉय किया जा रहा है, उनको जो है फार्मर्स के असिस्टेंस के लिए जो है वहाँ पे रखा जा रहा है, उनको फार्मर्स को एडवाइजरीज जारी की जा रही हैं, और उनको जो है बताया जा रहा है कि वो किस तरीके से अपने क्रॉप्स को और बेहतर कर सकते हैं, कौन से इंसेक्टिसाइड जो है वो यूज़ करने चाहिए, कौन सी जो है यहाँ पे जो है मैन्योर खाद का जो है फर्टिलाइजर्स का उपयोग करना चाहिए, ताकि वो अपने क्रॉप्स को बचा सकते हैं और उनकी यील्ड क्वालिटी को जो है और ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन, प्रौद्योगिकी एकीकरण की तरफ ध्यान दिया जा रहा है, जैसे कि जो है ई गन्ना ऐप जो है, ठीक है, उसको लॉन्च किया गया है सरकार द्वारा, जो कि यहाँ पे जो है ट्रांसपेरेंट और एफिशिएंट तरीके से जो है फार्मर्स और मिल अथॉरिटीज के बीच में जो है कम्युनिकेशन जो है वो स्थापित करता है, जिससे कि पूरी शुगर केन सप्लाई चेन जो है उसका जो है बेटर मैनेजमेंट किया जा सकता है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो मूल्य वर्धित उत्पादों को जो है वो बढ़ावा दिया जा रहा है, तो इसके अंतर्गत जो है यहाँ पे जाजरी, ठीक है, गुड़ और खांडसारी को जो है और ज़्यादा जो है वो बढ़ावा दिया जा रहा है, ताकि जो है जो केन क्रशिंग कैपेसिटी जो है उसको और ज़्यादा जो है वो बढ़ाया जा सके। खांडसारी यूनिट जो है उनको लगाने के लिए जो है ऑनलाइन लाइसेंसिंग की सुविधा दी जा रही है, ताकि जो है रूरल एंटरप्रेन्योरशिप को जो है और ज़्यादा बढ़ावा दिया जा सके, और साथ ही साथ जो है फार्मर्स की इनकम को जो है वो और ज़्यादा जो है वो बढ़ावा दिया जा सके। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे जो है कुशल श्रमिक को जो है यहाँ पर जो है शुगर केन इंडस्ट्री में जो है वो लेकर के आया जा रहा है। यहाँ पर जो है स्किल्ड लेबर को जो है यहाँ पे रिक्रूट किया जा रहा है थ्रू आउटसोर्सिंग, ठीक है, आउटसोर्सिंग के जरिए जो है शुगर मिल्स में जो है स्किल्ड लेबर को जो है रिक्रूट किया जा रहा है। यहाँ पे कई सारे जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो हैं उत्तर प्रदेश में जो है वो मौजूद हैं। यहाँ पे हम देखें तो 3200 वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो हैं वो मौजूद हैं, जो कि एक्टिवली काम कर रही हैं यूपी के उत्तर प्रदेश के शुगर केन सेक्टर में। ठीक है, तो इनका कार्य क्या होता है, ये जो है 480 मिलियन शुगर केन सीडलिंग को जो है वो तैयार करते हैं, ताकि उसका जो है यहाँ पे खेतों में जो है वो लगाया जा सके। इसके साथ साथ सरकार द्वारा जो है कई प्रकार से जो है पॉलिसी सपोर्ट भी जो है दिया जा रहा है। कई प्रकार के जो है इनिशिएटिव लिए गए हैं, जैसे कि अगर हम बात करें तो यहाँ पे जितने भी जो शुगर सेक्टर में जो है कई प्रकार से इन्वेस्टमेंट के साथ साथ जो है यहाँ पे कैपिटल सब्सिडीज दी जा रही हैं। जो भी ट्रांसपोर्टेशन चार्ज होता है उसको पूरी तरीके से जो है रीइंबर्स कर दिया जाता है, और यहाँ पर जो है एंट्री टैक्स जो है शुगर पे उसको भी जो है एग्जेम्प्ट कर दिया गया है, जिससे ओवरऑल क्या फ़ायदा होता है, इससे जो है ऑपरेशनल कॉस्ट जो है वो कम होती है, और इसके साथ साथ जो है यहाँ पर जो है न्यू शुगर मिल को भी जो है स्थापित करने के लिए राज्य में जो है और ज़्यादा जो है बढ़ावा दिया जा रहा है। तो अगर हम और अन्य कुछ और जो है इनिशिएटिव्स की बात करें तो यहाँ पर जो है सरकार ने जो है लक्ष्य रखा है कि जो शुगर रिकवरी रेट है उसको जो है और ज़्यादा बढ़ाने का जो है वो लक्ष्य रखा गया है, जो अभी 9.56% है, इसको बढ़ा के जो है 10.50 रखा गया है। इसके लिए जो है यहाँ पर जो है अ, यहाँ पर जो है सरकार द्वारा जो है ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि जो है इसका जो है टाइमली जो है इसकी टाइमली सेल पर जो है वो ध्यान केंद्रित किया जा रहा है, जिससे कि जो है यहाँ पे फाइनेंशियल लॉस जो है उससे बचा जा सके, और जो उनके जो शुगर कंटेंट का जो लॉस होता है उसको उससे जो है वो बचा जा सके। स्टोरेज कैपेसिटी को जो है और ज़्यादा जो है वो इंक्रीज किया जा रहा है, ठीक है, ताकि जो है पूरे जो है ऑपरेशन को जो है स्ट्रीमलाइन किया जा सके। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 2023-24 में, ठीक है, इथेनॉल
इथेनॉल प्रोडक्शन जो है उस वो जो है 1.75 बिलियन लीटर था राज्य में, और इसको जो है पेट्रोल ब्लेंडिंग के लिए जो है बहुत ही ज़्यादा जो है यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर कई प्रकार से जो है यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो शुगर केन इंडस्ट्री से जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी जो है इनकम को जो है और ज़्यादा बढ़ावा देने का जो है प्रयास सरकार द्वारा जो है वो किया जा रहा है। वो उत्तर प्रदेश की जो उर्वर भूमि है, ठीक है, जो फर्टाइल लैंड है और जो यहाँ के जो क्लाइमेटिक कंडीशंस जो हैं, वो चीनी उत्पादन के लिए जो है बहुत ही ज़्यादा जो है वो आदर्श हैं। इसी के साथ-साथ हम कहते हैं कि यहाँ पे जो राज्य की जो कृषि अर्थव्यवस्था को जो है यहाँ पे इसको मजबूत करने में और लाखों किसानों को जो है रोज़गार प्रदान करने में जो है शुगर इंडस्ट्री का जो है बहुत बड़ा हाथ है। और इसी के साथ-साथ हम देखते हैं कि जो चीनी मिलें जो हैं वो इथेनॉल उत्पादन में भी जो है योगदान देती हैं, जिससे कि हमारी जो एनर्जी सिक्योरिटी जो है उसको भी जो है सुनिश्चित कर सकते हैं। ठीक है, सो दैट इज ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू सो वेरी मच।